Hey guys, welcome to सीडे क्लासेस एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम पहले से ही डिस्कस करते जा रहे हैं कि हमारे जीके के जो भी स्पेशल क्वेश्चन रहते हैं, आप लोगों को पता है कि वही हम करवाते हैं। जो भी जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन आप ये श्योरिटी रखिए, मतलब निश्चिंत हो जाइए कि ये प्रीवियस ईयर बेस्ड ही हैं। कोई रैंडमली क्वेश्चन नहीं उठाए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम्स होते हैं आपके, तो उनको पेपर को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद उन्हीं पे बेस करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये निश्चिंत हो जाइए कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठा के लाते हैं, या फिर ये आपके जो है ना वो मतलब आपके भरोसेमंद आप कर सकते हैं, नहीं तो पूरी तरह से भरोसा करिए, अच्छे क्वेश्चन होते हैं और मैं कराती भी आपको अच्छे से ही। अब तो आपने देखा ही होगा, अगर आपने क्लास देखी है लास्ट में तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्लास जो है ना कैसे करवाई है और कैसे समझाया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अगर देखी है तो आपको इतना भरोसा हो गया कि हाँ, मैं किस तरह से करवाती हूँ। अगर नहीं भी देखा है तो एक बार विजिट जरूर करें क्लास पे, जो कि हमारी क्लास पहले हो चुकी है। और ये आज हमारा जो लेक्चर है वो 9th होगा होगा, देख लीजिए आप कौन सा होने वाला है। 9th जो है ना प्रैक्टिस सेट होगा, और हम प्रैक्टिस करवाते हैं जो कि आपका, देखिए इस पे तो लिखा हुआ यूपी स्पेशल और कांस्टेबल के लिए, जो वो होम गार्ड के लिए। लेकिन इसके अलावा आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं, आप लोगों को इतना तो पता ही है कि जब भी आप अब इस प्रिपरेशन में आए हैं, इस लाइन में आए, तो इतना पता है कि हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें आपके जीके और जीएस का पोर्शन छूट जाता हो। हर एग्जाम में आना मस्ट है, मतलब 32 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। तो आप हर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो इसको तो लेकर मान के चलिए ही चलिए, कॉमन सब्जेक्ट है इसके, हर किसी के लिए, हर एग्जाम के लिए। तो इस वजह से सिर्फ आप ये आपका यूपी कांस्टेबल होम गार्ड के लिए ही नहीं है, बिसाइड इट या आपको कोई भी एग्जाम देंगे, आपका लेखपाल का आने वाला उसमें आपका जीके जीएस इनकी यूपी की स्पेशल आएगी। जो भी इंटायर इंडिया के जो वनडे एग्जाम होते हैं आपका, जैसे कि हो गया यहाँ दिल्ली पुलिस हो गया, फिर कोई भी एग्जाम हो गया, आप उसके लिए इस क्लास को ले सकते हैं। बाकी आप मेरा पढ़ाने का तरीका देखते हैं कि मैं हर एग्जाम को जो भी मुझे लगता है कि ये मुझे शब्द समझाना चाहिए, इस शब्द को तोड़ के समझाना चाहिए ताकि आप लोगों को अच्छे से मतलब दिमाग में ना छप जाए, तो मैं वैसे ही करवाती हूँ, ताकि आप लोग ना कभी कभी ऐसा ना हो कि हाँ पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा क्या था इसका मतलब। शब्द का मतलब समझेंगे ना, उतनी अच्छे से चीजें आपको याद रहती हैं। बहुत जरूरी होता है शब्दों का मतलब समझिए, फिर उनको पढ़िए। देखो जो पॉलिटी में चीजें होती हैं, आपकी ज्योग्राफी में होती हैं, ये बहुत ही समझने वाली होती हैं। शब्द होते हैं बहुत टफ, बड़े बड़े होते हैं जो आप लोग समझते हैं नहीं, बस पढ़ लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं, कहते चलो याद हो गया। तुरंत में तो याद हो सकता है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए आपको याद नहीं हो जब तक आप उसको अच्छे से समझेंगे नहीं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर जो शब्द आपको लगते हैं कठिन, देखो मुझे भी जो है पता है कि ये शब्द क्या कठिन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम प्रिपरेशन की है, तभी तो यहाँ तक पहुंची हूँ। चीजें पता होती है कहाँ पर बच्चा फंस सकता है, तो मैं कोशिश करती हूँ उसको सरल से सरल आपको बताऊं, और बहुत ही हाई लैंग्वेज में नहीं, जैसे कि और अदर चैनल पे आपको है ना क्या होता है कि इंग्लिश में या हिंदी में बता दिया, तो मैं उसको बहुत ही सिंपल करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास जो है ना हमारी स्टार्ट हो गई, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप अच्छे से करें। और ये क्या क्या करें, आप जो है ना मेरी क्लास जब भी ले तो ऐसे मत लिया करें कि जैसे आपने कहीं भी आप खड़े हैं, बैठे हैं, दोस्तों के साथ खड़े हैं, आपने क्लास फोन निकाला, क्लास स्टार्ट किया, आप देखने लगे। मेरी क्लास जब भी ले एक कंसिस्टेंसी बनाए, आप रूम में अपने टेबल, जो भी आपका रूम स्टडी रूम है वहां पर बैठे, कहीं पर जहां पर आप स्टडी करने बैठते हैं, एक कॉपी ले लिया करें कि बहुत ही जरूरी है। मतलब अपने साथ मजाक ना करें, आप पढ़ रहे हैं तो यार मजाक क्यों करें। जो भी 1 2 3 साल अपनी स्टडी को दे रहे हैं ना, उसके साथ मतलब खिलवाड़ ना करें। अपने आप सीरियस हो जाइए, जब भी पढ़ने बैठे तो पढ़ने पर ही ध्यान दीजिए। पढ़ाई मैं नहीं कह सकती 2 4 घंटे इकट्ठा बैठ के किया सकती है, 1 घंटे पढ़ना है, आधे घंटे पढ़ना है, आराम से स्टडी रूम में बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, आप लेक्चर को सामने रख दीजिए और लेक्चर को पढ़िए। आपको जहां पर लगे कि ये टफ लग रहा है मुझे, तुरंत उसको नोट डाउन करिए, तभी ही चीजें याद होंगी। देखिए पूरी जिंदगी पड़ी है मौज मस्ती के लिए, अगर अपनी स्टडी को टाइम देना है तो प्लीज सीरियस तो होना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी बातें अगर आपको मतलब समझ आए तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपको पढ़ाना, आपको समझाना और आपका एग्जाम क्रैक करवाना। बाकी आपकी मर्जी है, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो भाई करना है तो आपको ही होगा, है ना। रास्ता बताने वाले सबके यहाँ सब आ जाएंगे, बाकी आपको बर्बाद करना है तो आप ही बर्बाद होंगे, कोई बर्बाद होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, जिसे तत्कालीन उत्तर उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था। देखिए क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा, तो आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि अब जो एग्जाम, देखो अब जो एग्जाम जो होते हैं ना, मैं कह रही हूँ कि अगर आप इस स्टडी में आए हैं तो भाई एक एग्जाम के पीछे भागिए मत। मतलब ये टाइम वो चल रहा है कि आप 4 अगर वैकेंसी निकली तो चारों में फॉर्म भरिए, पता नहीं किसमें हो जाना है, क्योंकि किसमें एक के भरोसे नहीं बैठ सकते, इतना जो है ना वो आपका कंपटीशन बढ़ रहा है।
क्वेश्चन देख रहे हैं कितना टफ है, और मैं ये भी आपको सजेशन देना चाहूंगी, अगर ये पता है तो आंसर दीजिए, वरना इस पर टाइम ना ही वेस्ट करें, बढ़िया। फिलहाल मैं इसका आंसर बता दूंगी आपको डिटेल में जो बताऊंगी, इससे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं सारा आपको डिटेल में बताऊं, उसके आगे पीछे की थ्योरी बताऊं, ताकि आपको याद रहे। इसका जो आंसर हो जाएगा, जो उस टाइम पर आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था, किसको? उत्तर प्रदेश को। तो उस टाइम जो महानिरीक्षक थे वो आपके BN लाहिड़ी थे। ओके, तो क्वेश्चन आपको कुछ इस देखो, ये अगर क्वेश्चन आता है ठीक है, आपको आता है ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए, लेकिन जो मैं बताऊंगी ना, अगर उस पर क्वेश्चन आता है और वो आपको नहीं पता है, तो मतलब आपकी पढ़ाई पे धिक्कार है, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि वो आपको आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आता ये वाला, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ वो आपको आना ही चाहिए। क्या बता रही हूँ मैं, देखिए क्या होता है, हमारे उत्तर प्रदेश की शुरुआत होती है, डेट याद रखना 1800, एक हो जाएगा आपका 36, डेट याद रखना, फिर आ जाएगा 1877, फिर आ जाएगा 1900 आपका दो, फिर आ जाएगा 1936, ये डेट ऐसे ही याद रखना, ठीक है। 1950 हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 1936 में क्या था, जो उत्तर प्रदेश वर्तमान है, इसका नाम था, क्या आपका हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी, जस्ट वेट, मैं आपको क्लियर एकदम कर दूंगी, हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर इस तरह से डेट लिखेंगे ना आप, एक बार दिमाग में बैठा ले, 36, 77, 2, 36 और 50, और इस तरह से मैं बता रही हूँ, आप याद रखेंगे, हमेशा कभी नहीं भूलेंगे। उत्तर पश्चिमी, इसको बोलते थे प्रांत, ठीक है। कब बोलते थे? 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत बोलते थे। जब आप 1877 में आएंगे, तब इसको हमने क्या बोला? उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा व अवध। क्या बोलेंगे हम? आगरा व अवध, अवध, ठीक है। फिर जब हम 1902 में आए, तब इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? वो रखा गया आपका आगरा व अवध, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक है। क्या हो गया आपका? संयुक्त प्रांत। ओके, ठीक है। फिर आप जब 1936 में आए, तब क्या हो गया? फाइनली इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत। अब जब 1950, 24 जनवरी, 24 24 जनवरी, 24 जनवरी 1955 को फाइनली नाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए ध्यान रखना है इसको, क्या हो गया? 1836 याद रखना, फिर 1836 के बाद 1870 आएगा, फिर 1902 आएगा, 1936 आएगा, 1950। 1836 में क्या नाम था उत्तर प्रदेश का? उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर 1877 में क्या होगा? उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा व अवध। फिर हो गया 1902 में आपका आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। फिर फाइनली 1936 में क्या आपका हो गया? संयुक्त प्रांत। और फाइनली 24 जनवरी थी 1950 था, और हमने उत्तर प्रदेश का नाम, संयुक्त प्रांत का नाम कर दिया उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको सीक्वेंस में लगवा सकते हैं कि कब किसका नाम चेंज हुआ। ये कोई टफ नहीं है, आप इसको कहेंगे टफ है, ये इतना टफ तो क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए ये टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता है आपको, ठीक है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन ये टफ नहीं है, ये आपको आना ही चाहिए। और इसका जो है ना क्रोनोलॉजी में लगवा सकते हैं, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। डेट पूछ सकते हैं, कब कौन सा नाम था, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर मैं आपने इतनी बात में ध्यान दिया ना, तो मैं ये भी श्योरिटी देती हूँ कि आपको याद भी हो जाएगा, एक बार और अगर देख लेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन आपका हो जाएगा, परिक्षेत्रीय मृदा और क्या कहते हैं? जो परिक्षेत्रीय मिट्टी होती है, मृदा मृदा उसको क्या कहते हैं? क्या ड्रिफ्ट मृदा कहते हैं, एलुवियल सोइल मिट्टी कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड मिट्टी कहते हैं, या फिर ये सभी कहते हैं? अब देखिए मैं कहती हूँ कि शब्दों का मतलब निकालिए। मृदा का मतलब आपको पता है, सोइल मतलब मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। परिक्षेत्रीय, क्षेत्र मतलब क्या होता है? कोई बहुत बड़ा एरिया। परि क्या कहते हैं? परि मतलब होता है उसका आवरण, या फिर उसका थोड़ा, परि मतलब होगा उससे अलग हो जाना, ठीक है। किसी क्षेत्र से किसी मिट्टी को हमने अलग कर दिया, परि मतलब थोड़ा अलग, ठीक है, क्या हो जाएगा? अलग। और क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र से वो अलग हो जाएगी, क्षेत्र से अलग मिट्टी। अगर क्षेत्र से मिट्टी को अलग कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? इसके मतलब वहां से जो मिट्टी है ना, वो हटके कहीं दूसरी जगह चली गई है,
तो क्या हुई है, वो ट्रांसपोर्ट हुई है। यहाँ से मिट्टी, इसी क्षेत्र में मिट्टी थी किसी क्षेत्र में, और वहां से हटके वो कहीं दूसरे क्षेत्र में चली गई है, मतलब वहां की नहीं है, जहां पर पहुंची है वहां की नहीं है, मतलब वो क्या दूसरे क्षेत्र की है, पर मतलब अलग से, अलग किसी क्षेत्र की है, तो उसको कहेंगे वो मिट्टी ना ट्रांसपोर्ट होके आई है। ट्रांसपोर्ट मतलब आपको पता ना, कहते हैं कि जब कोई सामान होता है ना, कोई प्रोडक्ट होता है, आपने आपने खेत में कोई है ना फसल उगाई है, फिर आपने वहां से जो ना उसको लोड किया, फिर आप ले जाएंगे मंडी, तो आपने क्या किया, उसको वहां खेत से प्रोडक्ट को या फसल को मंडी ले गए, तो आपने क्या किया, उसको ट्रांसपोर्ट किया है। तो इसलिए जो मिट्टी हुई ना, ये वाली एक क्षेत्र से दूसरी जगह जब पहुंची, तो उसको क्या हमने कहा, ट्रांसपोर्ट मिट्टी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो दिस इज सी इज करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे समझ आया क्वेश्चन का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन की जो क्वालिटी आप खुद देख सकते हैं, क्या ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर बहुत इजी बहुत टफ तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आप खुद इसके मतलब इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि हाँ कैसे क्वेश्चन आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट ये दी गई है और सूची सेकेंड ये दी गई, यहाँ पर राज्य है, यहाँ पर तेल शोधक कारखाने हैं। ओके, तादीपाका पर कहाँ है, कोयली कहाँ पर, नागपट्टिनम और नुमाली, नुमाली ठीक है कहाँ पर है, तो जो आपका कोयली है ना, वो आपका गुजरात में है। तो देखिए बी का आपका पहला, एक दो तीन चार, बी का पहला किस किस में है, ये होता है इलिमिनेशन मेथड, इसको कहते हैं इलिमिनेट करना, मतलब किसी ऑप्शन को गलत या फिर सही पहले देख लेना, कौन सा हमें इनमें से गलत है तो उसको हटा देंगे, या कौन सा सही है तो उसको एक में पकड़ लेंगे, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला किसमें है, तो बी का पहला जो है ना, बी में देखिए, बी में पहला सी में नहीं है और डी में नहीं, इसके मतलब बी का पहला जो है ना वो एक इसमें है, ए और बी में, इसके मतलब हमारे पास 50-50 चांस हो गया, सी और डी तो नहीं है, ए और बी में कोई ना कोई सा हमारा ऑप्शन सही होगा। ओके, ठीक है, देखते हैं हम। नागपट्टिनम जो है ना वो आपका कहाँ पड़ जाएगा, क्या तमिलनाडु, देखो जो नागपट्टिनम वो का हो जाएगा तातीपाका कहाँ पर, असम, यहाँ पर तातीपाका, कोयली, नागपट्टिनम और नुमामिली। तो यहाँ पर होने वाला है तातीपाका आपका हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर, ये देखिए इसको। ठीक है, नागपट्टिनम आपने अगर सुना हो तो हल्का हल्का सुना नाम लग रहा है आपको, तो ये तमिलनाडु का है, तो सी का क्या होना चाहिए, दूसरा, तो सी का दूसरा, यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन को, क्योंकि पहले में सी का चौथा दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो जाना है। अब बी का हमारे पास हो जाएगा ये वाला बी आंसर। अब अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आप लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे, ताती पाका आपका कहाँ पर जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ए का क्या हो जाएगा, तीसरा, यानी कि ताती पाका हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, नुमाली हमारा कहाँ हो जाएगा, तो असम में। तो फाइनली हमारा आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, तो एक में एक दो नहीं पता होते ना, फिर भी हम इनको लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ठीक है, कौन से, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है, चेन्नई, कोचीन, टुतीकोरिन एंड विशाखापत्तनम, इन चारों में से जो है ना वो आपकी प्राकृतिक कौन से हैं, प्राकृतिक कौन से होते हैं, तो प्राकृतिक वो होते हैं जो किसी भी मतलब ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए नहीं गए हैं, बल्कि प्रकृति ने खुद बना के दिए, जैसे हवा प्रकृति ने बनाई है, सूर्य की रोशनी में प्रकृति से मिलती है, ऐसी चीजें क्या होती हैं, ये सब प्राकृतिक है, मिट्टी जो है ना प्राकृतिक है, ये सारी चीजें प्राकृतिक जो प्राकृतिक होती है, जो हमें भगवान मतलब कहते हैं ना भगवान ने खुद बना के दी है, तो उनको मान सकते हैं, जैसे कि हम लोग उनको नहीं बनाए हैं, बल्कि बने बनाए थे, बस हमने थोड़ा मॉडिफाई किया और हमने उनको काम में अपने यूज में ले लिया है, तो होते हैं वो आपके होते हैं प्राकृतिक। तो यहाँ पूछा गया प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से, तो इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम, जो है ना वो आपके हो जाएंगे प्राकृतिक। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका तीसरा और चौथा सही होना चाहिए, तीसरा, तीसरा और चौथा किसी में है नहीं, देखो कोच्चिन तो है नहीं, चेन्नई नहीं है, तूतीकोरिन है, विशाखापत्तनम है, तो अच्छा तूतीकोरिन तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके जो जो भी प्राकृतिक है वो दिखा देती हूँ, बाद में इसका आंसर लगाएंगे हम। यहाँ पर देखिए टोटल जो मेजर पोर्ट है ना, मेजर वो कितने हैं इंडिया में, मेजर जो पोर्ट्स है ना वो टोटल 13 है, इनमें से जो 12 है वो कौन ओन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल, इसको भी याद रखना, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ना वो ओन करती है, ओन्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जो एक बचता है ना आपका, ये कौन, एक कमर्शियल एक है, कमर्शियली, कमर्शियली ओन होता है, कमर्शियली ओन्ड है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर 13 है, इनमें से जो ना आपका देखो मुंबई वाला ये प्राकृतिक है, इधर आपका आ जाएगा विशाखापत्तनम वाला, ये आपका जो है ना प्राकृतिक है, फिर आपका मुर्मू गांव है ना, ये भी आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, तो प्राकृतिक हो जाएगा। यहाँ पर आपका कोचीन जो है ना, ये जो है ना ये भी आपका हो जाएगा क्या,
दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये 4 जो है ना वो आपके प्राकृतिक है, बाकी जो बचे हुए हैं ना वो सबके सब आपके हो जाएंगे आर्टिफिशियल, इनकी मैन मेड है, मतलब मैन द्वारा बनाए गए हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो एक तो मुंबई आपका हो जाएगा, मुंबई इसमें है नहीं, ठीक है। आपका हो जाना है विशाखापट्टनम, तो हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक। प्राकृतिक तुतिकोरिन नहीं है, कोच्चि, हाँ। देखो यहाँ पर देखिए मिल गया हमें आंसर, कोच्चि। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दूसरा और चौथा कहाँ पर लिखा है, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी, यानी कि दूसरा और चौथा क्या हो जाएंगे आपके, तो प्राकृतिक हो जाने में भी इनको याद रखना क्या। अब इसको मैप को एक बार अपने दिमाग में बैठाइए। हमारे यहाँ पे टोटल मैंने मैप इसीलिए लगाया कि आप भी मैप देखा करें, क्योंकि मैप जो है ना बहुत ही मस्त होता है और चीजें आपको याद रहती हैं। टोटल हमारे पास जो मेजर पोर्ट मैंने बताया ना, जो बड़े पोर्ट है ना, मतलब जो बड़े बंदरगाह है, वो हमारे यहाँ पे 13 है, बाकी छोटा तो बहुत सारे काम करते हैं। 13 में से जो 12 है ना वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ओन किए जाते हैं, मतलब जो उनका रूल है ना, नियम है ना, वो सबके सब कौन बनाता है, तो बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्हीं में से 12 में से एक 13 में से जो है ना, एक जो है ना वो कमर्शियली, मतलब जो है ना, मतलब प्राइवेट तौर पर, जो वाणिज्यिक बोलते हैं ना, कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक, वो ओन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ये 12 जो है ना, इनमें से जो सबके सब कौन से हैं आपके, तो आपके जो है ना वो मेन मेड है, मतलब आर्टिफिशियल है, जो बनाए गए हैं। लेकिन इनमें जो 4 जो है ना, वो आपका मुंबई वाला हो गया, मुंबई याद रखना, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। आपका हो जाएगा मुर्मू का, जो गोया में आपका पड़ता है। हाँ, मुर्मू गाँव है, यहाँ पे मैंगलोर नहीं है, ठीक है। मैंने इसको देखा नहीं है। यहाँ पर रुक जाओ, ये वाला जो गोवा वाला है ना, मुर्मू गाँव, मुंबई वाला हो गया, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र का, मुर्मुगांव गोवा वाला, फिर कोच्चिन, ये 3 आपका क्या हो जाएंगे, तो प्राकृतिक। एक आपका विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश। ये 4 ही सिर्फ आपके हैं जो कि प्राकृतिक हैं, यानी कि जो कि आपके नेचुरल हैं। बाकी सबके सब आपके बनाए गए हैं। तो कौन कौन से, दीनदयाल इसको कांडा बोलते थे, जो कि आपको गुजरात में है। फिर आपका जवाहरलाल नेहरू के आपका महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। फिर आपका हो जाएगा न्यू मंगलुरु पोर्ट, आपका केरला में, उसमें कर्नाटक में। कोचीन हो गया, ये आपका चिदम्बरम पोर्ट हो गया, चेन्नई वाला पोर्ट ये हो गया। कामराज जिसको एन्नोर बोलते हैं। फिर आपका हो जाएगा पारादीप, कोलकाता और हल्दिया पोर्ट। और यहाँ पर एक आता है आपका कौन सा, तो वो अंडमान निकोबार, निकोबार का द्वीप आता है, ठीक है। तो ये इसका आप याद रखना। देखिए यहाँ कांडला जो है ना, वो कांडा आपका कहाँ पर है, दीनदयाल इसको बोलते हैं, तो गुजरात में हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है महाराष्ट्र में हो जाएगा। मुंबई पोर्ट आपका सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो पोर्ट है ना, वो मुंबई वाला पोर्ट है, महाराष्ट्र में ही है। चेन्नई पोर्ट जो है ना, वो सेकंड लार्जेस्ट, इसको भी याद रखना। जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है ना पोर्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे मुंबई वाला पोर्ट, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। अच्छा, सेकंड नंबर का पोर्ट कौन सा, तो आपको हो जाएगा चेन्नई वाला, ओके, तो तमिलनाडु में। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, मुर्मुगांव जो है ना वो गोवा में है, और पारादीप जो है ना वो ओडिशा में है। तुतिकोरिन आपका केरला में हो जाएगा। एन्नोर जो है ना वो आपका हो जाएगा चेन्नई में। एंड आपका नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, एन्नोर। इसके अलावा एन्नोर के बाद होगा, हाँ, ये जो है ना पेरम्बटूर आपका मैंगलुरु में हो जाएगा। इसका विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में, पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार में, ओके। कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में, एंड कोचीन आपका हो जाएगा केरला में। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। सो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन से भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं। यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक की बात की गई, होल प्राइस इंडेक्स, होल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ आए तो मैं बता देती हूँ, इंग्लिश में कहते हैं इसको होल प्राइस, WPI, होल प्राइस, होल प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक है। ये क्या होता है कि इसके मुख्य कंपोनेंट्स घटक कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें क्या आता है, प्राथमिक, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें ईंधन, फ्यूल और बिजली पावर आता है, बिल्कुल। सर्विसेज नहीं आती है, ये इसकी खास बात है। और जो इसमें जो विनिर्मित प्रोडक्ट, जो उत्पाद होते हैं वो इसमें आते हैं। तो पहले हम आंसर लगा लेते हैं, 1 2 और 4, 1 2, पहला ही आंसर सही हो गया। अब मैं बताती हूँ क्या होता है हमारी इकोनॉमी में ना, ये जो आपका हो गया WPI और CPI, दो इंडेक्सेस होते हैं। क्यों क्यों लाए गए होंगे, ये इसलिए लाए गए हैं कि जैसे कि महंगाई जो है ना, इन्फ्लेशन को मापने के लिए, इन्फ्लेशन जो है ना वो क्यों हो रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन कितना हुआ है, अगर मैं कहूँ कि आज इस लास्ट ईयर में, यानी कि 2025 में, कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का था, ठीक है। अभी इस साल में वो प्रोडक्ट आपका 150 का हो गया। तो जो इन्फ्लेशन है ना वो किस बेस पे बढ़ा, अगर इसका अनुमान लगाना हो, औसत कीमत का लगाना हो कि क्यों बढ़ रहा है और कितना बढ़ा है, तो कैसे बताएंगे हम, कोई बेस तो हमने लिया ना, क्योंकि हमने बेस का लिया, क्या लिया, 50% का लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग क्या हुआ है आपका, इंक्रीज हुआ है, इनकी इन्फ्लेशन हुआ है, 50 रुपए बढ़ाना 100 पर। तो हमने बेस क्या लिया, हमने 2025 को लिया, बेस हमने 25 को लिया, 2025 में बेस ईयर लिया, और हमने कहा 2026 में वो 150 का हो गया, नहीं 50% का इन्फ्लेशन हो गया। तो बेस ईयर ही इसमें लेते हैं हमने। एक थोक मतलब WPI में एक इंडेक्स बनाया, एक बास्केट बनाई,
उसमें कुछ जो है ना जो मतलब बहुत जरूरी प्रोडक्ट थे उनको रख लिया। एक बास्केट में क्या किया हमने, मतलब बास्केट ले ली, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स के नाम रख लिए। हमने देखा एक बेस ईयर दिया दिया कि हमने जो है ना बेस ईयर, इस बेस ईयर से अगले जो भी साल है ना उनमें कितना प्राइस जो है ना वो इंक्रीज होता रहेगा। तो क्या हम चेक करेंगे इसमें इन्फ्लेशन कितनी, जब प्राइस इंक्रीज का मतलब क्या, इन्फ्लेशन हो रही है, चीजें महंगी हो रही है, तो वही देखा जाता है होल प्राइस इंडेक्स में। अच्छा जो थोक प्राइस होता है ना इसमें सिर्फ वही, जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट आते हैं, इसमें सर्विसेज नहीं आती, ये भी याद रखना आप। यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पर देखो मैंने कुछ लिखा है डेफिनेशन में, आप देखना, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए होल प्राइस इंडेक्स में व्हाट डज इट मेजर, ये मेजर क्या करता है, तो क्या मेजर करता है, तो बस एक वर्ड याद रखना, इन्फ्लेशन। ठीक है, किसका, सिर्फ गुड्स का, गुड्स का, गुड्स में इन्फ्लेशन कितना आया है, एक बेस प्राइस देखते हैं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इन गुड्स। ठीक है, किस पे, एक बेस प्राइस पर, एक बेस प्राइस जो है ना वो इसका दे दिया जाता है, बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर है ना, जो शायद इसका 2011 से 12 बेस ईयर है। ठीक है, 2011 नहीं 2017 है। होल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है ना वो आपका 2017 है। ठीक है, तो 2017 से मान लिया 2026 में कीमत कितनी बढ़ी है, तो उसको हम कहेंगे, जितनी बढ़ी है उसको इन्फ्लेशन कहेंगे। तो सिर्फ इसमें इसको याद रखना, होल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ गुड्स आते हैं। ओके, फाइनली यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखिए इसमें जो पूछा गया ना कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, फ्यूल एंड पावर होते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट होते हैं। जो प्राइमरी है ना, क्या जिसको बोला गया था, प्राथमिक वस्तुएं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक वस्तुएं, इनको प्राइमरी आर्टिकल्स बोलते हैं। फ्यूल एंड पावर जो है ना वो देखिए यहाँ पर ईंधन और आपका बिजली हो जाएगा। फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे विनिर्मित उत्पाद। तो याद रखना आपके जो WPI में है वो 3 आपके कंपोनेंट्स आते हैं, इनको याद रखना हमेशा, प्राइमरी प्रोडक्ट, फ्यूल एंड पावर, एंड आपके आने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं सीपीआई की। अब यहाँ पर सर्विसेज की बात नहीं, कोई भी सर्विस की बात नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं सीपीआई। जो सीपीआई होता है ना, सीपीआई, इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें क्या होता है, इसमें मैं बात करूं तो इसमें गुड्स तो इंक्लूड होते ही हैं, गुड्स इंक्लूड होते हैं, एंड सर्विसेज भी आती हैं, सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज का भी जो है ना इन्फ्लेशन देखा जाता है कि सर्विसेज में कितना इन्फ्लेशन हुआ है बेस ईयर के अकॉर्डिंग। तो इसको याद रखना, जो सीपीआई है ना वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को देखता है, और जो आपका होल प्राइस इंडेक्स है ना डब्ल्यूपीआई, वो सिर्फ आपका प्राइमरी प्रोडक्ट, फ्यूल एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सबके सब ये गुड्स है। ठीक है, क्या इसमें गुड्स आप देख लीजिए, खुद ही इसमें गुड्स ही आएंगे। गुड्स मतलब क्या होता है, मतलब गुड्स मतलब कोई प्रोडक्ट हो गया, और सर्विस मतलब क्या होता है, जैसे कि टीचिंग हो गया, हेल्थ, मतलब कोई डॉक्टर हो गया तो सर्विस देता है, वो सर्विसेज होती हैं, तो वो उसमें इंक्लूड सिर्फ सीपीआई में करते हैं हम। अब प्राइमरी देखो क्या होते हैं इसमें, फूड आर्टिकल्स हो गए ना, नॉन फूड आर्टिकल्स हो, जैसे कि आपके मिनरल्स हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, फाइबर हो गया, केमिकल्स हो गया, और मशीनरी वगैरह हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो फ्यूल में है, कोल हो गया, आपका मिनरल ऑयल्स हो गया, जैसे आपका गैसोलीन हो गया, एलपीजी, डीजल, ये सारी चीजें होंगी, इलेक्ट्रिसिटी इसमें आ जाएंगे। आपके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में क्या गया, फूड प्रोडक्ट यानी टेक्सटाइल है ना, टबैको, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे, जो थोक प्राइस इंडेक्स है ना उसके कंपोनेंट्स आपके सर्विसेज नहीं आते, सीपीआई में सर्विसेज आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको पढ़िए और आंसर दीजिए, मैं पानी। ओके, तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, मैंने पानी पी लिया है। तो देखिए पढ़ा है, अपने आंसर दिया है क्या, देखते हैं क्या है। 6 नंबर का है, परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए किस क्षेत्र के अंदर। परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, आपका आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मैं पहले क्वेश्चन को समझाना चाहूंगी इसको। ठीक है, जैसे कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें आपके जो है ना सेक्टर काम करते हैं। सेक्टर मतलब उनको जो अर्थव्यवस्था के जो है ना क्षेत्रों को बांटा गया है कि कौन से क्षेत्र में कौन काम करता है, कौन से क्षेत्र में कौन काम करता है, क्योंकि सारे ऐसे मिक्स करते हैं ना, तो फिर मतलब इनकी जो है ना एक तरह से सही से मैपिंग नहीं हो पाती, और जो है ना पढ़ने में भी दिक्कत होती है। तो क्या है, जो 5 सेक्टर है इकोनॉमी में, है कितने सेक्टर है, तो 5 है, कितने हैं, तो 5 सेक्टर। हमेशा याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय जो बेसिक जो है ना आपके होम गार्ड वगैरह में यूपी पुलिस में पूछेंगे, ऐसा भी आ सकता है, लेकिन ऐसा भी आ सकता है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, तो आप कितने बताएंगे, 5। कौन कौन से हैं, तो वो आपका हो जाएगा प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राथमिक, हाँ प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी एंड आपका क्वाइनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी एंड क्वीनरी। ठीक है, क्वीनरी। ठीक है, 5 में क्या होगा, क्वीनरी। ओके, इन 5 को हम देखते हैं, इसमें क्या आएगा। ठीक है,
यहाँ पर देखिए प्राइमरी आपको इतना समझ आ रहा है ना, प्राइमरी मतलब होता है प्रथम वाला जो प्राथमिक होगा, सेकेंडरी आपका होगा द्वितीय, टर्सरी आपका तृतीय हो जाएगा, और क्वार्टर जो ना फोर्थ वाला, और ये जो ना पंचम आपका पंचम क्षेत्र हो जाएगा क्विनरी, ठीक है। जो प्राइमरी आपका सेक्टर होगा इसमें क्या होगा, माइनिंग आ जाएगा, जो भी आप माइनिंग की एक्टिविटीज करेंगे वो आपके प्राइमरी सेक्टर में देखी जाएंगी। आपका एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, लॉगिंग हो गया एंड एक्सट्रैक्शन हो गया। एक्सट्रैक्शन मतलब किसी चीज को आप खोजना, किसी चीज को निकालना, मतलब खनन वगैरह से आप कोयला वगैरह निकालते हैं, उसको कहेंगे हम एक्सट्रैक्शन करना। ओके, सेकेंडरी सेक्टर में आप थोड़ा इसका देखिए, इस वाली चीज को देखिए, ध्यान से देखिए क्या है ये। माइनिंग कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, फिशिंग कर रहे हो, लॉगिंग कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, ये सबके सब आपको नहीं लगा कि मतलब जमीनी स्तर से जुड़ी हुई है, यानी कि नेचर से जुड़ी हुई है। कहाँ से? तो नेचर यानी प्रकृति से जुड़ी हुई है। कहाँ से? ये प्राकृतिक चीजों से जुड़ी हुई है। ये याद करने का तरीका है, चीजें याद नहीं होती, प्राकृतिक चीजों से जुड़ी हुई है, चीजों चीजों से जुड़ी। आप ही देखिए, आप माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, मतलब माइनिंग मतलब खनन कर रहे हो, तो खनन मतलब किसी जगह पर जाएंगे, पर्टिकुलरली खनन करेंगे, वो आप प्राकृतिक चीजों का ही खनन कर रहे हैं ना। आप कर रहे हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? देखो, एग्रीकल्चर में उगाते हैं प्राकृतिक चीजें ही है, मतलब जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। फिशिंग कर रहे हो, ये भी आप प्राकृतिक हो जाए, क्योंकि फिशिंग जो है ना वो तालाब में होती है, फिशिंग जो है ना बहुत प्राकृतिक है, आप कर रहे हो। और लॉगिंग और एक्सट्रैक्शन हो गया, सबके सब क्या है? तो याद रखना, जहां पर भी कोई चीज जो है ना वो आपको प्रकृति से जुड़ी हुई है, नेचर से जुड़ी हुई है, नेचर से मतलब आपने कुछ बनाया नहीं, इसमें आप जो है ना उसमें कुछ बनाने का मतलब उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक चीजों से जुड़ा हुआ वो आपका प्राइमरी सेक्टर में ही आएगा, जो आपका प्राकृतिक चीजों से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में देखते हैं, आपका सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? ऑटोमोटिव आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, फूड आ जाएगा, प्रोसेसिंग आ जाएगा, क्राफ्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, जो सेकेंडरी सेक्टर होता है इसमें आपका ऑटोमोटिव हो गया, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड क्राफ्ट। कुछ ऐसा नहीं लग रहा आप कुछ बना रहे हैं, मतलब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ है ना, कुछ आप बना रहे हैं, मेकिंग कर रहे हैं ना। देखिए, आप क्राफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ बना ही तो रहे हैं। प्रोसेसिंग, किसी भी चीज का प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसको भी बना ही रहे हैं। आप मैन्युफैक्चर, कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो बना ही रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन आप बना ही तो रहे हैं। वही आपका ऑटोमेटिव, ऑटोमोटिव जो होता है ये भी इसमें बनाते होते हैं। इसका मतलब क्या, जब आप कोई चीज बना रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग हिंदी में क्या कहते हैं? विनिर्मित कर रहे हैं, विनिर्मित। तो आप यहाँ पर कुछ बना रहे होते हैं, ठीक है, बना रहे हैं, बना रहे हैं। तो वो आपका हमेशा कुछ ऐसा आपका सामान आ जाए, जो आपसे पूछा जाए, जहां पे आपको लगे कि हम कुछ बना रहे हैं बाय ह्यूमन, वो चीज बन रही है, तो हम उसको हमेशा सेकेंडरी सेक्टर में ही रखेंगे। कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ क्रिएट हो रहा है, तो वो आपका मैन्युफैक्चर सेकेंडरी सेक्टर में ही आने वाला है। ओके, ठीक है। टर्सरी सेक्टर में क्या आएगा? हॉस्पिटलिटी आ जाएगी आपकी, रिटेल आ जाएगा, हेल्थ केयर आ जाएगा, आपका रियल एस्टेट आ जाएगा, आपका एजुकेशन आ जाएगा। अब आप बताइए, आप हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने आपको जो है ना आपको चेक किया, मेडिसिन दी, तो क्या किया उसने? उसने क्या आपको एक सर्विस दी, आपको एक सर्विस प्रोवाइड की, मतलब आपकी सेवा की। शिक्षक, एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? मतलब टीचर आपको पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है? वो आपकी सेवा कर रहा है, कि आप जो है ना आप देश की सेवा करें जाके, तो वो तो आपकी सेवा कर रहा है ना, आपको पढ़ा के, वो एक सर्विस दे रहा है, ठीक है। रियल एस्टेट में क्या होता है? इसमें जो है ना मतलब प्लॉट वगैरह बेचना, तो आपको कोई डीलर के पास गए आप, आपने उससे प्लॉट लिया, तो उसने तो आपको सर्विस दी ना, आपने आपकी सेवा ही की, कि मतलब आपको यहाँ इधर उधर भटकना नहीं है, हम आपको प्लॉट जो है ना वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो सर्विस दे रहा है आपको। हेल्थ केयर में भी आपको सर्विस, रिटेलिंग में आप दुकान पर गए, आपने सामान खरीदा, तो वो रिटेलर क्या कर रहा है? आपको सामान दे रहा है, मतलब आपकी ये सहायता कर रहा है कि आप इधर उधर भटकिए नहीं, हम आपको सामान दे रहे हैं। तो क्या हो गया? ये सबके सब हमारी सेवा कर रहे हैं। जहां पर हमारी सेवा आ जाएगी, यानी कि हमारी सर्विस आ जाएगी, हमें कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो आपका हो जाएगा टर्सरी, यानी कि तीसरा वाला सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। इसी में हमेशा रखे, सेवा सेक्टर जो सर्विस क्षेत्र है वो कोई क्षेत्र नहीं है, बल्कि तीसरे में आया, क्योंकि यहाँ पर होता है सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या कर रहे हैं कि हमारी जहाँ सेवा हो रही है, हमें हमें सेवा सेवा दी जा रही है, सेवा दी जा रही है, वो आपका कहाँ पर, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट आ जाए जहां आपको लगे कि हमें सेवा दी जा रही है, तो इसके मतलब हमारे टर्सरी सेक्टर में आ जाएंगे, तृतीय क्षेत्र में। अच्छा, क्वार्टरनरी क्या होता है? क्वार्टरनरी आपका मेडिकल, मीडिया हो गया, फाइनेंशियल हो गया, सर्विसेज हो गई, एजुकेशन हो गया, रियल एस्टेट हो गया, और रोबोटिक्स हो गया। अब आपको कुछ कुछ लग रहा होगा कि टर्सरी जो है ना वो क्वार्टरनरी से मिक्स है, मतलब सिमिलैरिटी है। देखिए, एजुकेशन इसमें भी था, इसमें भी आ, रियल एस्टेट इसमें भी था, टर्सरी में, और क्वार्टरनरी में भी आ गया। आपका जो सर्विसेज है ना इसमें भी था, इनके टर्सरी में, और आपका क्वार्टरनरी में भी आ गया। हाँ, तो बिल्कुल सही है, जो क्वार्टरनरी है ना वो थोड़ा एक स्टेज ऊपर होता है आपके टर्सरी से। इसमें क्या होता है?
इसमें जो है ना मीडिया, जैसे कि मीडिया आपको सर्विस देती है, ठीक है? मतलब वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है ना वो एक तरह से इनकम सोर्स होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, इससे एक इसी ऊपर ही होता है, ठीक है? ऐसा आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखें, यहाँ पे फाइनेंशियल की बात हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका देखो जो टीचिंग है ना वो आपका टर्सरी में भी आ जाएगा और आपका आ जाएगा यहाँ पर क्वाटरनरी में। अगर आप मुझे इंक्लूड करें, तो मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पर काम मैं मुझे आप टर्सरी में भी कह सकते हैं और मुझे आप एक लेवल और ले जाएँगे, तो उसमें कह जाएँगे आप कि मैं क्वाटरनरी सर्विस भी दे रही हूँ। इसके अलावा आपका हो जाएगा यहाँ पर, देखिए, जो यहाँ पर अगर ऐसे ना याद हो तो इतने याद कर लें, जो आईएएस, पीसीएस के अधिकारी वगैरह होते हैं, वो भी सर्विस देते हैं, मतलब वो हाई लेवल की सर्विस दे रहे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप उनको रख सकते हैं किसको? क्वाटरनरी में, ठीक है? नेक्स्ट आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप चाहे तो आईएएस, पीसीएस लिख भी लें। आई आईएएस एंड पीसीएस जो अधिकारी होते हैं, पीसीएस, वो आपके क्वाटरनरी में आ जाएंगे। जो क्वीनरी में होते हैं, जैसे एनजीओ, नर्सिंग होमेस, फायर सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, चाइल्ड केयर, ये क्या होता है, थोड़े सोशली होते हैं, मतलब सोशली वर्क करना चाहते हैं। जैसे एनजीओ होता है, बिना अपने प्रॉफिट के एनजीओ चलाते हैं, आपकी सर्विस देते हैं, तो मतलब हाई लेवल की, जिनको दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, सर्विस करने के लिए तैयार है, ठीक है? तो ये आपके हो जाएंगे क्वाइनरी में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, परिवहन है, भंडारण है और ये जो है ना आर्थिक गतिविधि के कौन से क्षेत्र हैं? तो आप बताइए, आप ना कोई परिवहन कर रहे हो, भंडारण कर रहे हो, मतलब किसी प्रोडक्ट का परिवहन, मतलब जो ड्राइवर होते हैं, जो भी होते हैं, तो वो प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे खेत में कोई अनाज उपजाया गया, शहर में लेकर आए, अब शहर वालों को वो खरीदना था, क्योंकि शहर वाले खाएंगे नहीं तो चलेंगे कहाँ से? तो जो सर्विस वाला था, मतलब जो यहाँ से खेत से शहर तक लेकर आया, उसने क्या किया, तो शहर वालों के लिए सुविधा प्रोवाइड कराई, वो सेवा करी, ताकि वो चीजें खेत में ना जा पाए, खेत में मतलब लेने नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए खेत से उठा के सीधे गांव में ले आया। तो क्या किया उसने, शहर वालों की ये सेवा करी है। तो किसमें जाएगा ये सेवा, किसमें जाएगी, तो आपका तृतीय यानी कि टर्सरी सेक्टर में जाएगा। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आएगा परिवहन जो है ना और भंडारण, ठीक है? तो आपके तृतीय क्षेत्र में जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो चीजों को गलत नहीं करेंगे। और सर्विस सेक्टर आपका कोई सेक्टर नहीं होता, ये आपके टर्सरी और क्वार्नरी सेक्टर में आता है। अगर आप और डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइमरी होता है, ये रॉ मटेरियल से लगा हुआ होता है, कच्चा उत्पाद। रॉ मटेरियल क्या होता है, यानी कच्चे उत्पाद को अगर आप उसको मतलब कुछ कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है? जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, अगर जैसे कोई कच्ची मटेरियल को आप निकाल रहे हैं, जैसे कोयला से खनन वगैरह निकालते हैं, है ना, पेट्रोल वगैरह निकालते हैं, सबके सब क्या हो जाएंगे आपके, तो प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, इसमें फिश जो है ना फिनिश्ड गुड्स होते हैं, इसमें गुड्स जो होता है, जो सामान होता है, उसको फिनिशिंग की जाती है, उसकी साफ सफाई में प्रोसेस किया जाता है, उसको अच्छा बनाया जाता है मार्केट में बिकने के लायक। तो वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी से, कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, है ना, यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, ऐसा ट्रेजरी जो है ना वो सर्विस देता है। सर्विस सेक्टर होता है, जैसे रिटेलिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, और क्वार्टरली क्या होता है आपका, एजुकेशन हो गया, पब्लिक सेक्टर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह आ जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, मोहिनीअट्टम, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए, मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बताइए किससे है? तो मोहिनीअट्टम जो है ना वो ओडिशा से, केरला से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से। जो मोहिनीअट्टम है वो आपको केरला से हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। हमारे टोटल जो क्लासिकल डांस है ना भारत में, या फिर शास्त्रीय नृत्य है, वो 8 हैं। कितने हैं? तो 8 है। उन्हीं में से जो है ना मोहिनीअट्टम भी एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कि कहाँ से है, तो ये आपका केरला का हो जाएगा। अच्छा, ओडिशा का क्या हो जाएगा? तो ओडिशा का ओडिशी होता है। और कर्नाटक का बताइए क्या है, और इसका तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। और कर्नाटक का जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, तो कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का होता है, ठीक है? अच्छा, ये उत्तर प्रदेश का बताइए, ठीक है? उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का जो है ना शास्त्रीय नृत्य वो आपका हो जाएगा कथक। कथक, ठीक है? और यहाँ का कथकली हो जाएगा, कथकली। कर्नाटक का हो जाएगा, तमिलनाडु का आपका हो जाएगा भरतनाट्यम, भारतनाट्यम। मैंने लगा दिया यहाँ पर पोस्ट, ताकि आप समझ सकें। कथक जो है ना वो उत्तर प्रदेश का है ना, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। देखिए आप, कथकली आपका हो जाएगा कर्नाटक का, एंड आपका सत्रिया हो जाएगा, ये आपका असम का है, ठीक है? असम का। ऐसे जो नृत्य इनका परफॉर्मेंस किया जाता है, फिर इनको अवार्ड वगैरह मिलता है। ओडिशा ओडिशी का है, और इसका मणिपुर का जो है ना मणिपुरी हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर इतने ही, बाकी आप याद कर लेना। तो ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन देखिए क्या है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती आप कर रहे हो, उसकी उपज कर रहे हो, उसकी कटाई कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे विटीकल्चर, ठीक है? क्या कहेंगे हम? विटीकल्चर कहने वाले हैं। अगर आप अंगूर की खेती कर रहे हैं ना, उसकी कटाई कर रहे हैं, उसकी बुवाई जो भी कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे विटीकल्चर। आपका सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर जो होता है, रेशम के कीड़ों को अगर आप उपजा रहे हैं, किस लिए?
आप उनको मतलब कमर्शियलाइजेशन करने के लिए, उसकी बिक्री करने के लिए, रेशम के जो रेशम बनाने वाले जो कीड़े होते हैं उनको आप पालन कर रहे हैं, तो किस लिए, आप उनको मतलब बेचने के लिए, तो उसको कहेंगे हम सेरिकल्चर। ठीक है, रेशम बनाने वाले कीड़े का पालन, का पालन। और हॉर्टिकल्चर होता है, इसमें आपके होते हैं फल, जो हाँ फूल होते हैं ना, फूलों की खेती होती है, की खेती होती है। और पिसीकल्चर में ना मछली, मछली पालन, ये भी कमर्शियल के लिए, ठीक है, कमर्शलाइजेशन के लिए, कमर्शियलाइजेशन, फॉर कमर्शलाइजेशन। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना आपका कौन सा हो जाएगा? क्या मथुराजी है, मोगफोसन है, या डुगोला है, या फिर एंजिला हो जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर डी, बिल्कुल सही। सबसे ऊंचाई वाला झरना जो आपका हो जाने वाला है वो एंजिल हो जाने वाला है। अच्छा, इसके अलावा मुझे क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो कि कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका आंसर दीजिए मुझे, क्या हो जाएगा? पहला बताइए कि सबसे बड़ा देश क्या है, मतलब जो दुनिया में अगर हम देखें, दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे सबसे बड़ा देश बताइए मुझे। फिर सबसे बड़ी नदी बताइए, नदी। सबसे ऊंचा, ऊंचा पर्वत बताइए, बताइए भाई, ठीक है। इसके आंसर मुझे कमेंट्स में देंगे आप लोग, ठीक है। जब भी आप जिस लेक्चर को रिकॉर्डेड देखेंगे तो उसको आप कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं कि आपने क्या क्या आंसर लगाए हुए हैं, ठीक है। सबसे ऊंचा आपको हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको सबसे जो गहरा आपका हो जाएगा, जो झील, सबसे गहरी झील, सबसे सबसे पहले बड़ी बताइए, सबसे बड़ी झील, बड़ी झील। फिर झील, झील, ठीक है। अरे, झील, सबसे गहरी झील, सबसे गहरी जो है ना वो आपकी झील, बताइए कौन सी? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो देश हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रशिया। ओके। सबसे बड़ी नील नदी कौन सी होगी तो आपकी हो जाएगी नील नदी, जो कहाँ पर पड़ती है? ये आपकी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट, माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ पर है? तो आपका भारत में नहीं है बल्कि नेपाल में है। ओके। सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया। ओके, ठीक है। अब ये बताइए सबसे गहरी झील कौन सी है? वो आपकी हो जाएगी बेकाल। कौन सी? बेकाल लेक। और कहाँ पर है? ये भी आपकी रूस में है, ठीक है। ओके। अच्छा, बताइए सबसे बड़ा जो आपका जो पशु है वो कौन सा है? तो क्या बताएंगे? सबसे, इसको भी याद रखना, सबसे बड़ा, या जानवर कहिए आप इसको, ठीक, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। ज्यादा अच्छा रहेगा, जानवर कहेंगे। सबसे बड़ा जानवर तो आपका हो जाएगा वेल, ठीक है, वेल। अच्छा, ये वेल नहीं, अगर आप इसको ब्लू वेल कहेंगे तब ज्यादा सही रहेगा, इसको कहेंगे हम ब्लू वेल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, सबसे बड़ी झील हो जाएगी आपकी लेक विक्टोरिया, सबसे जो गहरी झील हो जाएगी आपकी हो जाएगी कौन सी? बेकाल लेक। और सबसे बड़ा जो जानवर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ब्लू वेल। यहाँ पर जिसका आंसर होगा वो एंजिल, सबसे ऊंचाई वाला झरना। ओके, दिस इज डी, आंसर इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे, बताइए क्या हो जाएगा? नीचे अंकित भारत के मानचित्र में, ओह, मानचित्र ही नहीं तो बताएंगे कहाँ से, ठीक है, इसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डैश योजना प्रारंभ की गई थी? तो सुकन्या समृद्धि खाता, बाल स्वच्छता मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका जो आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये जब उस टाइम की करंट में रहा हुआ क्वेश्चन,
तभी पूछा गया, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से पूछा गया है। हो सकता है अब ना पूछा जाए, पूछ भी ले जाए, तब भी आप याद रखना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था वो सुकन्या समृद्धि खाता धारकों जो जो योजना थी उसके तहत चलाया गया था। ठीक है गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं अगर मेहनत कर रही हूँ, आप मेरी मेहनत को लगता है कि मैं सही मेहनत कर रही हूँ और आपके लिए ठीक कर रही हूँ, तो प्लीज चैनल जो है ना उसको आप वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मतलब ऐसा ना करें, कहते हैं ना कि अगर खुद का अगर मतलब अगर हेल्प करेंगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा, तो मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें उसको वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। हमें मतलब अच्छा ही लगता है, आप व्यूअर्स ज्यादा होते हैं, लाइक करते हैं आप लोग, कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो देखते हैं, और ये क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में पहाड़ियां, सूची सेकंड में राज्य है, तो कौन सी पहाड़ी किस राज्य से है? तो गारो तो आपकी पता ही है, गारो गारो खासी जयंतिया कहाँ की है, तो आपकी मेघालय में पड़ती है। गारो खासी जयंतिया तो मेघालय में, पहले का तो पहला ही होना है। मिरी आपकी कहाँ हो जाएगी, तो मिरी मिसमी अबोर, मिरी हो गया, मिसमी हो गया, अबोर ये कहाँ की है, तो फिर अरुणाचल प्रदेश की। हाँ मिरी मिसमी अबोर, यहाँ पर मिरी लिख के आप दो याद कर लेना, मिरी मिसमी अबोर कहाँ की है, तो आपके अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ओके, जो कोल्लई कोल्लई मलाई है ना वो तमिलनाडु की हो जाएगी, और दलमा जो है आपकी झारखंड की हो जाएगी। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला, फिर हो जाएगा आपका तीसरा, फिर आपका हो जाएगा दूसरा, फिर हो जाएगा आपका फोर्थ। तो देखिए कहाँ पर हो जाएगा, एक तीन दो, एक तीन दो और चार। आंसर आपका ए ही पहला ही सही होगा, ए इज करेक्ट है। देख लीजिए इसको, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हियर, वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो आपको करने वाला है संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये करंट का क्वेश्चन है तो इसको स्किप ना करें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही एक दो ही क्वेश्चन आपके करंट में पूछे जाते हैं, तो मतलब यही होता है ना कि हमने कहाँ से मतलब कुछ समझ तो आया नहीं, क्या ही पूछ लिया है, तो इसको रट लें मेरे हिसाब से, क्योंकि रट्टा मारने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी फैक्ट वाले होते हैं मैं आपको अच्छे समझा देती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे समझा दूं, ताकि ना ही तो मुझे कोई समझाने में डाउट रहे और ना ही आपको कोई समझने में डाउट रहे। ओके ठीक है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसको हम कहेंगे नोटबंदी, यानी कि डी मोनेटाइजेशन कहेंगे। सी इज करेक्ट है, उसको कहेंगे जो कि हमारे भारत में 2016 में जो कि सबसे लास्ट वाला जो है ना वो विमुद्रीकरण हुआ था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 जो कि अभी 2 साल पीछे भर्ती आई ना, उसमें ही आया हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो है ना जो क्वेश्चन है ना वो रिलायबल नहीं है, पर कंटेंट जो है ना वो आपका क्वालिटी वाला नहीं है, तो क्वालिटी वाला तो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या होता है ना, टाइपिंग करने में कभी होता है कि टाइपिंग करने में क्वेश्चन काफी दिक्कत हो, मतलब बहुत सारा टाइम लगता है, फिर उसका ये भी बताओ कि कौन कौन से साल में आए हुए। एक क्वेश्चन 20 20 आर आर आया हुआ है, मतलब उसको टाइप करने में दिक्कत होती है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं कि हाँ कब कब आया हुआ है, बस इतना रखना है हाँ ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी सिक्योरिटी रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जिजिया कर लगाया था? तो वो आपके थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो थे ना, इन्होंने वही हैं जिन्होंने फिरोजाबाद आपका हो गया, जौनपुर हो गया, इन सारे शहरों की अपने मतलब बसाया था या फिर कहें तो स्थापना की थी। ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक हैं जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, और वो शासक के सुल्तान कौन था जिसने जो जजिया कर को बिल्कुल समाप्त कर दिया था? तो वो आपके थे अकबर। ठीक है, अकबर ने फाइनली इसको जजिया कर को फिनिश कर दिया था, मतलब हटा दिया था, और लगाने जो हिंदुओं पर लगाने, हिंदू ब्राह्मणों पर लगाया गया था, वो आपका फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, जो कि तुगलक वंश के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन इज हियर, हम बहुत ही आराम आराम से कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बस आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? आप बताइए, प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फिजिकल एक होता है, फिजिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा। फिजिकल चीजें वो होती हैं जो प्रकृति से बाकायदा आती हैं, प्रकृति से हम उनको ग्रहण करते हैं। केमिकल वो होता है जिसमें हमने कुछ चेंजेस कर दिए हुए हैं, यानी कि वहां पर कोई रिएक्शन हो गई है। तो देखो, सन से आई एनर्जी, जड़ों से लिया पानी, पौधों ने क्या किया, सन से तो आई एनर्जी, ये आपका था पौधा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए इसको। ठीक है, ये पौधा आपका हो गया। ठीक है, ओके ठीक है, ये आपका पौधा हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूर्य था। ठीक है, ये था आपका सन, सन से आई एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से जो है ना इन्होंने जड़ों से अपने क्या लिया, पानी लिया, वाटर लिया, यानी कि H2O लिया, और यहाँ से जो है ना वो आपकी रोशनी आती है। ओके, जब ये सन से देखो, ये अभी प्रकृति, सन से आने वाली एनर्जी भी प्राकृतिक है, वाटर इनकी पानी भी प्राकृतिक है, ये चीजें क्या होगी आपकी प्राकृतिक।
तो क्या हो गई, फिजिकल एनर्जी हो गई। अब ये जो है ना दोनों रिएक्शन करेंगी, ये वाली जो सन से आई एनर्जी और पानी वाली एनर्जी, बिल्कुल बेसिक समझिए, बिल्कुल मतलब केमिकल मतलब जाना ही नहीं है टेक्निकल चीजों में, आसान समझिए। ये चीजें फिजिकल थी ना, मतलब भगवान कहते हैं, भगवान जो जो आपको पता ही नहीं किसने बनी है कैसे बनी है, तो भगवान ने बनाई है वो चीजों को प्राकृतिक। तो प्राकृतिक चीजों की जब आपस में रिएक्शन हुई, आपस में मिली, तो क्या हो गया, इस पौधे ने बढ़ोतरी की। ठीक है, इस पौधे ने बढ़ोतरी की। अब पौधा बढ़ोतरी जो कर रहा है ना वो हमें दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हुआ, रासायनिक चेंजेस हुए हैं। जब ये दोनों मिले, ये सन वाली एनर्जी और वाटर वाली, तो इन्होंने आपस में रिएक्शन किया, तब हमारा ग्लूकोज बन गया, और जो भी है ना पौधे ने इसको ग्रहण किया और इसमें ग्रोथ हो गई। तो वो क्या हुआ आपका, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो जो प्रकाश संश्लेषण में रोशनी है ना वो किसमें परिवर्तित हुई, तो आपके रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो गई, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन हम, क्या हो जाएगा हमारा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो संसद है वो तीन हिस्से से मिलकर बनती है। संसद में क्या होता है, संसद देखिए, जो संसद जो है ना वो किससे मिलकर बनती है, तो संसद जो है ना हमारी राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से। मैं आपको बेसिक इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको किसी चीज में डाउट ना रहे। राष्ट्रपति, और आपका हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा, और आपका हो जाता है राज्यसभा। अब आपसे कोई कहे कि संसद क्या होती है, तो कहें संसद कोई एक नहीं यूनिट है, बल्कि तीन यूनिट से मिलकर बना हुआ है। राष्ट्रपति उसमें आएंगे, लोकसभा के जो भी सदस्य होंगे और राज्यसभा के जो भी सदस्य होंगे, इन तीनों से मिलकर बनती है हमारी संसद। क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति आपको पता है इलेक्टेड होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये भी आपकी चुनाव बाकायदा चुनाव होता है, फिर ये चुन के जाते हैं। लेकिन ये सदस्य होते हैं, इन्हीं में से जो राज्यसभा है ना इसमें 12 सदस्य, और लोकसभा में पहले ऐसा होता था 2 सदस्यों को, लेकिन अब तो नहीं, 2 सदस्य, 2 सदस्य जो है ना वो नियुक्त होते थे। नियुक्त का मतलब क्या होता है, आप हमेशा याद रखना, एक होता है नियुक्त, एक होता है मतलब चुनाव होता है। चुनाव में जो होता है वो इलेक्शन होता है, लोग अपना मत देते हैं, वोट देते हैं। नियुक्त में क्या होता है, नियुक्त इसमें होता है आपका नॉमिनेशन। नियुक्त कहें, इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेट, मतलब उनको जो है ना चुना है। जैसे कि क्या होता है आजकल, जैसे कि मान लो कोई आजकल शादी में लोग ना चुनते हैं, दूल्हा दुल्हन को ना चुनते हैं, ना कि इलेक्ट होता है। अगर वोट दिया जाए ना तो शायद अच्छा रिश्ता चल जाए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। मतलब लड़की देखने गए तो लड़के वाले ने चुन लिया, भाई हमें 4-5 लड़कियां देखी, हमने ये लड़की चुन ली, हमें ये लड़की पसंद आई है ना। तो अगर तो चुनाव हुआ है, अगर मतलब नियुक्ति हुई है, चुनाव अगर होता तो कई सारे लोग वोट देते कि हाँ 4 लड़कियों में से सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले, इसके मतलब सब लोग ज्यादा ज्यादा लोग ना उस पर भरोसा कर रहे हैं। वो होता है आपका चुनाव, और ये होता है नियुक्ति, मतलब एक ने नियुक्त करना है हमें, उसकी कोई क्वालिटी नहीं देखी, कुछ क्वालिटी देखते हैं, खैर ऐसा नहीं है। नियुक्त मतलब कोई इलेक्शन नहीं होता है। तो राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं, लोकसभा में 2 लोगों को और राज्यसभा में 12 लोगों को नियुक्त करते हैं। तो याद रखना, इसको यहाँ पर पूछा यही गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कुल सदस्य कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। नामित यहाँ पर होता है, नामित मतलब नियुक्ति, सेम बात है, नामित कह दो या नियुक्ति कह दो, नियुक्त कह दो या फिर नॉमिनेट कह दो, क्या कह दो, नोमिनेटेड। ठीक है, नॉमिनेटेड, तो कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखो इसमें ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको आसान बताती हूँ, कभी भूलेंगे नहीं, मतलब एक बार ध्यान से देखना। लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस जो प्राप्त किया जाता है वो तो आपके शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, शैवाल के जो पौधे होते हैं वहां से हम लिटमस को प्राप्त करते हैं। अब ये बताइए, आप लिटमस को बहुत बार, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है ना तो बहुत बार लिटमस को सुना होगा, लेकिन आपको याद नहीं होगा। मैं ये भी श्योरिटी लेती हूँ कि आपको याद बहुत कम होता है। लिटमस क्या होता है, लिटमस क्या होता है, एक ऐसा डाई होती है, एक रंजक पदार्थ होता है, जिसमें कलर तो होता है, बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, लेकिन कोई मतलब स्वाद बाद नहीं होता। लेकिन ये किससे निकलता है, तो एक शैवाल जो पौधा होता है उससे हमने लिटमस को निकाला। ठीक है, क्या होगा, कि डाई होगा, मान लो कोई कलर हो गया, वो किस कलर का है, तो वो आपका किस कलर का हो जाएगा, वो आपका बैंगनी कलर का है। अब इसका जो यूज करते हैं ना, प्रयोग, लिटमस का प्रयोग हमने क्यों निकाला, क्यों इसको, इसका कोई तो प्रयोग करते होंगे ना। हमेशा याद रखें, जब कोई चीज समझ ना आए तो उसको देखना कि उसका यूज कहाँ हो रहा है, प्रयोग कहाँ हो रहा है। अगर प्रयोग अगर देख लेंगे ना तो चीजें आपको याद रहेंगे कि इसका प्रयोग इस जगह पे हो रहा है, इसका मतलब ये इस काम का है। ठीक है, तो लिटमस का यूज एंड प्रयोग कहाँ हो रहा है, इसका 2 चीजों में यूज होता है। कोई भी विलियन है, यानी कि कोई सोल्यूशन है, विलियन मतलब कोई सी पानी होगा, कोई भी चीज होगी, विलियन आपके पास है, विलियन मतलब सोल्यूशन, विलियन, कोई विलियन है ना, विलियन,
विलयन क्षार है, ये विलयन जो है ना वो क्षारीय है, क्षारीय है या फिर आपका या अम्लीय है, अम्लीय है, ठीक है, अम्लीय है। इसका पता लगाने के लिए, इसका पता लगाने के लिए, लगाने के लिए, अम्ल मतलब होता है खट्टा, जैसे कि आंवला आपका खट्टा होता है ना, तो ऐसे याद रखना, जो अम्ल होता है, अम्लीय होता है, वो आपका खट्टा पदार्थ होता है, अम्ल से याद रखें। आंवला कैसा होता है, आंवला होता है खट्टा, तो अम्ल मतलब आंवला मतलब अम्लीय हो गया, तो अम्लीय होगा खट्टा। और क्षारीय इसका मतलब उल्टा, वो कड़वा होता है, क्षारीय क्या होता है, तो आपका कड़वा हो जाएगा। अब आप बताइए, आपके पास कोई सोल्यूशन लेके आया, कोई विलयन लेके आया, आपने चेक करना है कि ये अम्लीय है या फिर आपका क्षारीय मतलब कड़वा है या फिर खट्टा है, तो आप कैसे पता करेंगे, तो आप करेंगे लिटमस को लेंगे, लिटमस को उस विलियन में डालेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, आपके पास कोई विलियन लेके आया, कोई पानी सोल्यूशन लेकर आया, सोल्यूशन लेकर आया, तो आपने क्या किया, उसको पता करना है कि ये क्षारीय मतलब खट्टा तो कड़वा होगा या अम्लीय मतलब खट्टा होगा, तो क्या करेंगे आप उस विलियन में, इस विलियन में क्या करेंगे, लिटमस, ये लिटमस डाल देंगे, ठीक है, लिटमस डाल दिया, आपने, ठीक है, डाल दिया। अगर अगर यहाँ पर क्षारीय को पहले देखिए, क्षारीय, अगर ये लिटमस रेड से ब्लू हो गया, रेड से, यहां पर लिख लेते हैं, रेड से ब्लू हो गया, ब्लू यानी कि लाल से नीला हो गया, इसके मतलब वो विलियन क्या है, आपका क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर आपने उस विलियन में इस लिटमस को डाल दिया और वो जो विलियन था वो लाल से आपका ब्लू यानी कि नीला हो गया, इसके मतलब वो जो विलियन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्षारीय होगा, यानी कि कड़वा होगा, ठीक है, कड़वा होगा। अब मैं याद करने की ट्रिक बताऊंगी। अब क्षारीय मतलब एक होता है अम्लीय, अम्लीय कैसे पता करेंगे, तो अम्लीय मतलब हो जाएगा आपका, अम्लीय अगर वो जो है ना वो आपका ब्लू से आपका रेड हो जाए, यानी कि ब्लू से रेड हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका अम्लीय, अम्लीय का मतलब हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा खट्टा। तो ये हम इसलिए यूज करते हैं। अब देखो, क्षारीय में रे आ रहा है ना, आप बहुत मतलब उसको टाइटली कह रहे हैं क्षारीय, रे बोल रहे हैं, रे मतलब आर, है ना, ये याद करने का तरीका होता है, निमोनिक बोलते हैं इनको, बहुत सारी चीजें आपको जीएस में याद नहीं होती, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो क्षारीय में रे आता है, रे से मतलब आर, तो आर को पहले रखना है, बाद में ब्लू को रखना है, इनको ना मतलब जो अक्षर को दिमाग में बैठाइए, आर और रेड, बी, तो आर मतलब हो गया आपका रेड यहाँ पर, ठीक है, और ब्लू का मतलब ब्लू यानी कि रेड से ब्लू होना है, तो वो आपका क्षारीय हो जाएगा, और अम्लीय यानी कि इसमें आ जाएगा आपका अम्लीय में। तो ये अगर यहाँ पर रेड से ब्लू होना है, तो जिसका जस्ट ऑपोजिट आपका हो जाएगा अम्लीय में, यानी कि ब्लू से आपका रेड होना है, ब्लू से आपका रेड होना है, वो आपका हो जाएगा खट्टा। तो अगर आपने ठीक से बात को सुना है, समझा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पर क्वेश्चन कोई सा भी आए आप गलत नहीं करेंगे। अगर आपने क्षारीय और अम्लीय के अक्षरों को सही से देख लिया, यानी कि क्षारीय में रे बहुत बार निकलता है और इसमें आएगा रेड, यानी कि रेड से अगर ब्लू हो रहा है, इसका मतलब वो आपका क्षारीय विलयन हो जाएगा, वो आपका कड़वा हो जाएगा, और जस्ट ऑपोजिट आपका अम्लीय हो जाएगा, यानी ब्लू से आपका रेड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसको पढ़िए, क्या है, जीभ के किस भाग पर ये स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं पाई जाती हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारे टंग जो है ना, जीभ है, हम कुछ भी खाते हैं, कड़वा खाते हैं, मीठा खाते हैं ना, नमकीन खाते हैं, जो भी खाते हैं, हमारी टंग ही बता देते हैं कि ये जो ना स्वाद कैसा है। तो बताइए, इन्होंने बोला कि जो खट्टा है ना, यानी कि सोर, SOUR, जो सोर है ना, वो जीभ के कौन सा भाग बताता है, क्या आगे वाला, पश्च भाग, या फिर पार्श्व, या फिर अन्य, अन्य कोई भाग नहीं होता। तो जो खट्टा है ना वो आपका बताता है पार्श्व भाग, मतलब देखिए मैं टंग को बताती हूँ, ये टंग हो गई आपकी, इसको हम कहेंगे पश्च वाला भाग, ठीक है। देखिए मेरी कोशिश पूरी तरह से आप क्लियर कर दें, अब वो आपकी मर्जी है कि आप कितना क्लियर इसको करते हैं। ये हो जाएगा आपका पश्च भाग, ठीक है, पार्श्व वाला, ये जो आपका साइड में है ना, ये वाला होगा पश्च, और जो ये साइड में होता है ना ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका पार्श्व, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पार्श्व हो जाएगा। और ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं ना, ये वाला जो आगे वाला, आगे जो होटल में होता है ना, इसको हम बोलेंगे अग्र भाग, अग्र। तीन तो आपको क्लियर हो गए, कौन से, हमारा पश्च वाला जो पीछे हमारा होता है, साइड में हमारे कौन से होते हैं, तो पार्श्व वाले होते हैं, और जो हमारा आगे होता है वो हमारा होता है अग्रभाग। और हमारे जो टेस्ट कितने होते हैं, वो चार होते हैं। टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, स्वाद,
ये 4 प्रकार होते हैं, स्वाद 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन सा आपका होता है? एक तो होता है आपका स्वीट, स्वीट मतलब मीठा, ठीक है? दूसरा आपका हो जाएगा सोर, सोर मतलब खट्टा, और तीसरा आपका हो जाएगा साल्टी, ठीक है? तो साल्टी हो गया, और चौथा आपका कौन-सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा बिटर, ठीक है? बिटर। अच्छा हिंदी वाले सुन लीजिए, स्वीट मतलब होता है मीठा, और सोर मतलब होता है खट्टा, और साल्टी मतलब होता है नमकीन, और आपका बिटर मतलब होता है कड़वा, ठीक है? कड़वा। अब हमेशा याद रखना, जो आपके मीठा और जो नमकीन वाला है, जो मीठा ज्यादा हम मीठा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, ये दोनों के दोनों स्वाद है ना, वो हमारे आगे वाले भाग बताते हैं। कौन कौन से बताते हैं? ये हमारा मीठा वाला बताएगा, और हमारा नमकीन बताएगा। कौन सा? नमकीन। आगे वाला भाग हमारे दो स्वाद को बताता है। कौन से आपका हो जाएंगे? तो मीठा और नमकीन। जो हमारे साइड में यानी पार्श्व वाले होते हैं, ये वाला हमें क्या बताता है? तो ये बताता है हमारा खट्टापन, कि इस फल में या किसी भी चीज में खट्टापन कितना है। और पीछे वाला होता है, ये हमें बताता है कड़वापन, कड़वापन, ठीक है? कड़वा कितना है। आप जब भी उल्टी करते हैं ना, देखते हैं ना, अंदर से जब उल्टी करते हैं तो कड़वाहट सी आती है, तो वो यहाँ से जाकर निकलता है, हालांकि वो स्टमक में जाकर HCl निकलता है आपका, तो यहाँ पर आता है ना, कड़वाहट देता है आपको। तो पीछे वाला हमें कड़वापन बताता है, और जो हमारा साइड में होता है ना, पार्श्व होता है, वो हमारा खट्टा बताता है, और जो हमारा आगे वाला होता है वो नमकीन और मीठा बताता है, ठीक है? दिस इज क्लियर। तो मुझे उम्मीद है इसका भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखिए, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो ये जो है ना, आसफुद्दौला थे। आसफुद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। देखो देखो क्या होता था कि जो आपका 1857 की क्रांति के दौरान क्या, देखो मेरा क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को इतने डिटेल में बताती हूँ ताकि चीजें आपको बार बार रिपीट करने से याद है। मेरा सिर्फ मोटिव यही है, चीजों को याद करवाना। जीएस जो है ना, बहुत ही वाइड है, जितना पढ़ेंगे उतना कम है। तो फैक्चुअल चीजें बताती हूँ ताकि चीजें आपको याद रहें। अवध जो है ना, अवध उस टाइम वक्त 1857 की बात, कहानी थी, ठीक है? 57 के जो रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट उसी के इर्द गिर्द की कहानी है, ठीक है? तो उससे पहले की बताती हूँ मैं। जो अवध था, अवध जो आज का यूपी है आपका, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, राजधानी रानी लखनऊ थी, ठीक है? लखनऊ, लखनऊ। और लखनऊ, इस अवध के जो फोर्थ नंबर के नवाब थे, इनके फोर्थ नंबर के नवाब, वो आपके आसफुद्दौला थे। आसफुद्दौला, ये वाले आसफुद्दौला, ठीक है? आसफुद्दौला, आसफुद्दौला, ओके। जो इस वंश के, यानी कि जो अवध की जो अंतिम नवाब थे, अंतिम अंतिम नवाब, अंतिम जो नवाब थे, उनका नाम था बाजिद अली खान। याद रखना, मैं तो कहां से मैं इसको जोड़ती हूँ, बाजिद अली खान। ये जो बाजिद अली खान थे, इनकी बेगम का नाम था बेगम हजरत महल। इनकी जो बेगम थी, उनका नाम था बेगम हजरत, हजरत महल, ठीक है? ये बेगम हजरत महल वही है, जब आप इतिहास में पढ़ते हैं कि लखनऊ से 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने उसकी बागडोर संवारी थी, तो वो आपकी बेगम हजरत महल थी, ठीक है? अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। 1857 की क्रांति जो कि आपकी मेरठ से स्टार्ट हुई थी, जिसको आप कहते हैं कि उस टाइम मेरठ में जो है ना, वो रिवोल्ट हुआ था, कारतूस में जो ना, उसमें चर्बी लगाई गई थी, तो वहां से स्टार्ट हुआ था। उसी टाइम जो यहाँ पर लखनऊ में बेगम हजरत महल है ना, वो उसकी बागडोर संवारी हुई थी। वहीं आपके बिठूर कानपुर से आपके वो थे, नाना साहब थे, ठीक है? तो इस तरह से जो है ना, आपके बिहार से कुंवर सिंह थे, झांसी से झांसी की लक्ष्मीबाई थी, तो वहीं लखनऊ से बेगम हजरत महल ने बागडोर संभाली हुई थी। और ये बेगम हजरत महल कौन है? तो बाजिद अली खान की पत्नी थी, यानी कि बेगम थी। जो कि बाजिद अली खान कौन थे? तो अंतिम नवाब थे अवध के। फाइनली इसके बाद में अवध को जो है ना, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, जो आपका जो क्या बोलते थे उसका, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसको मतलब हड़प नीति के थ्रू इन्होंने इसको, अवध को हड़प लिया था, ठीक है? तो ये वही है, आसफुद्दौला उसी वंश से है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 21 नंबर का। क्या है? देखिए, पढ़िए। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर किसमें है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, केरला की ये सबसे ज्यादा जो साक्षर जो मतलब राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षर मतलब सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे वहां पर हैं, तो कहाँ पर है? केरला में। अच्छा, आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा साक्षर, सबसे, ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही, ठीक है? सबसे ज्यादा साक्षर यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी, या फिर कहें केंद्र शासित प्रदेश, क्या हो जाएगा? आपसे पूछा जाए सबसे कम, सबसे
कम साक्षर राज्य कौन सा है? तब आप क्या देंगे आंसर? आपसे पूछा जाए सबसे कम साक्षर आपका यूटी, तो आप क्या आंसर देंगे? सबसे ज्यादा साक्षर जो आपकी सबसे ज्यादा साक्षर जो है ना यूटी आपकी क्या हो जाएगी? तो आपके लक्षद्वीप हो जाएगी। ठीक है, लक्षद्वीप। और सबसे कम साक्षर जो राज्य है ना वो आपका बिहार हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम साक्षर जो यूटी है ना वो आपके हो जाएगा दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, दिस इज क्लियर। इसका जो आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन इज हियर, क्या है? 2000 सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी रक्त शरीर तरल पदार्थों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती हैं? तो देखिए एड्स जो है ना वो तो आपको फेमस है कि एड्स तो होता ही होता है। अगर आपने मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है ना वो आपके लार से है ना, इसके अलावा रक्त से, शरीर से, कोई भी तरल पदार्थ से अगर आपका जो है ना वहां से आपका मतलब मिलेगा तो वो जो बीमारी है वो ट्रांसफर हो जाएगी, तो आपका एड्स हो जाएगा और हेपेटाइटिस बी। यानी कि यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही होना चाहिए, आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इज हियर, क्या है? 23 नंबर का, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। ओके, एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरी पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? क्या है? ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। बी है, ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक होता है। जी बिल्कुल नहीं। ध्वनि तरंगे रेल की पटरी के बीच परावर्तित होती हैं, परावर्तित नहीं होती है, तो प्रकाश तरंगे परावर्तित होती हैं। उसके कान ध्वनि से स्रोत ध्वनि स्रोत से भिन्न नहीं भाई। देखो पहला ऑप्शन देखिए, आपको मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ। सिंपल क्वेश्चन इतना था कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो सबसे तेज किस में चलती हैं? ठोस में, गैस में या फिर द्रव में? ध्वनि तरंगे जो है ना सबसे तेज किसमें चलते हैं? तो ठोस में सबसे तेज चलते हैं। अब यहाँ पर बताइए, पटरी बिछी हुई है, आप एक जगह पे हथौड़ा मार रहे हैं और वो है ठोस, क्योंकि पटरी तो भाई ठोस होती है ना, वहां पर स्टील इस्पात होता है, तब वो ठोस में सबसे तेज आवाज चलती है, ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो इसमें आवाज सुनाई देगी ना, क्योंकि उसको माध्यम मिल रहा है आगे पास होने का। यहाँ पर देखिए ध्वनि का वेग जो है ना, स्पीड जो है ना वो इस्पात यानी कि स्टील में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्वनि जो है ना सबसे तेज आपके ठोस में चलती है, क्योंकि ठोस में उसको माध्यम मिलता रहता है, इस वजह से वो आगे बढ़ती रहती है। ओके, तो दिस इज ए आंसर इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या है? प्लीज गिव मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वह कौन सा वायरस था जो पहली बार अर्पानेट पर पाया गया था? तो वो आपका था क्रीपर। क्रीपर यहाँ पर आप बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी मुझे आपका ऐसा नहीं जो मैं आपको समझाऊं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन इज हियर, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो वो आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स में आएगा अनुच्छेद आपका 49। अनुच्छेद 49 49 आपको कहता है कि संविधान ये कहता है कि अनुच्छेद 49 के तहत आपको जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, उनका स्थान है और वस्तुएं उनकी सुरक्षा का सुरक्षा से संबंधित है, मतलब हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो आर्टिकल आपका बोला गया है यहाँ पर 49, ये आपके जो किसमें आते हैं, तो किसमें आएंगे आपके संविधान में कौन सा अनुच्छेद? हाँ 49 है, तो आपका किसमें आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा भाग नंबर फोर्थ में, फोर्थ में। और नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक निर्देशक तत्व। ठीक है, आपका यहाँ पर 80 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है इसका आंसर? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित किए तथा नीचे दिए कूट को बताइए। ठीक है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। चट्टगांव शस्त्रागार हमला, काकोरी षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, गदर पार्टी। देखिए अगर आप यूपी से है, ठीक है, तो काकोरी षड्यंत्र को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये आपका जो है ना 1925 में हुआ था। इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। आपके रोशन सिंह थे, राजेंद्र प्रताप लाहिड़ी थे और रास बिहारी, क्या नाम था इनका, एक हाँ राम प्रसाद बिस्मिल थे और आसफक उल्लक खान थे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी का, तो आपका होना है यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल्ला, यानी कि हमारा बी का यहाँ पर हो जाना है चौथा। तो बी का चौथा किसमें आ जाएगा? बी का चौथा इसमें नहीं है, बी का चौथा और बाकी तीनों में है। मतलब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन कटा हुआ है, बाकी हमारे पास ए, सी और डी बचा हुआ है। लाहौर षड्यंत्र जो है ना वो आपका हुआ था
जो लाहौर षड्यंत्र आपका किससे रिलेट करता है? तो जतिन, हाँ बिल्कुल, यहाँ जतिन दास ने जो इसको लीड किया था। सी का आपका दूसरा हो जाएगा, सी का दूसरा इसमें नहीं है, सी का दूसरा इसमें है, तो यहाँ पर देखिए सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि चट्टगांव जो है ना वो आपका रिलेट करता है ए का तीसरा, यानी कि सूर्यसेन। चट्टगांव जो है ना वो आपने जो शस्त्र का हमला हुआ था वो सूर्यसेन से रिलेट करता है। लाहौर षड्यंत्र है ना वो आपका जतिन दास ने इसको लीडर किया था। गदर पार्टी जो है ना इसका 1913 में सैन फ्रांसिस्को में 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला लाला हरदयाल द्वारा इसका जो है ना वो मतलब बनाई गई थी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या आपका हो जाएगा 27 नंबर का। हम बहुत ही आराम से कर रहे हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो, ताकि मैं इसको फास्ट भी करा सकती हूँ, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे भी संतुष्टि नहीं होगी समझाने से, समझा पाऊंगी नहीं, जल्दी कराऊंगी। क्वेश्चन काफी सारे लेके आते हैं, तो आप भी इसको पेशेंसली लें, और आप चाहें तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक हमारे जो फोन में है ना या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस में एक फंक्शन दिया होता है कि आप इसको टाइम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड बहुत स्लो है तो आपको फास्ट भी कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि पूरी तरह से आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा वो हीरा जो है ना वो चमकता है। इसका आंसर ए ही सही है, ए इज करेक्ट है, क्योंकि जब हीरा काटा जाता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉर्नर बन जाते हैं, जो उसमें चमक पड़ती है ना वो एक से टकरा कर दूसरे में पहुंचती है, वहां से उसका रिफ्लेक्शन होता रहता है, तो इसी वजह से वो चमकता है, ठीक है। आंतरिक परावर्तन इसमें होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर का है। सी ए, ओके थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, मैं ठीक कर देती हूँ इसको। सी एसओ फोर एच टू ओ ठीक है, एंड हाफ हाफ एच टू होना चाहिए ना, हाफ एच टू ओ, ठीक है। सी एसओ फोर एंड हाफ एच टू ओ डैश का रासायनिक सूत्र है, तो आपका जिप्सम का हो जाएगा, जिप्सम का ये रासायनिक सूत्र होता है, तो इसको याद रखिएगा। आंसर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 29 नंबर का क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, देखिए क्या है। सूची इन प्राकृतिक रूप से गठित होने वाले पदार्थ को सूची सेकंड तत्व से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड क्या हो जाएगा। हीरा जो है ना, इसे हीरे में अब पता है कार्बन का अपरूप होता है, ये हीरा जो है ना वो कार्बन का अपरूप होता है, यानी कि आपका पहले का चौथा हो जाएगा, ठीक है। संगमरमर में आपका कैल्शियम होता है, तो आपका बी का हो जाएगा पहला। बालू में सिलिकॉन होता है, तो आपका तीसरा हो जाना है। और माणिक्य में एल्यूमिनियम होता है आपका यहाँ पर दूसरा, फिर हो जाएगा आपका तीसरा ना, हाँ ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। देखिए हीरा आपको पता है कार्बन का अपरूप होता है, संगमरमर में कैल्शियम होता है, बालू में सिलिकॉन होता है और माणिक्य में आपका एल्यूमिनियम होता है। आंसर हमारा 4 1 2 3, 4 1 2 3 आंसर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट हियर, ठीक है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन। देखिए जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे मुझे उम्मीद है वो अच्छे से क्लास जरूर लेंगे, क्योंकि मैं आपको सीरियसली पढ़ाती हूँ, अच्छे से कोशिश रहती है मेरी आपको चीजें समझ जाए, ठीक है। तो प्लीज क्लास को सीरियस ही लिया करें, हर चीज मजाक में नहीं लेते, क्योंकि आपकी पढ़ाई की एज अगर निकल गई ना तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, फिर आपके हाथ में सिर्फ आपका है ना पछतावा ही रह जाएगा। जिंदगी में हर एक स्टेज होते हैं कि हमें कौन सी स्टेज में क्या करना है, ठीक है। मौज मस्ती भी जरूरी है, लेकिन अगर आपका जो एक टाइम जो ना कुछ करने का जज्बा होता है ना, अगर वो टाइम निकल गया ना सिर्फ सिर्फ और पछतावा हाथ में रह जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। काश हमने कर लिया होता, यही आपके पास शब्द बचेंगे। तो ऐसा ना करें कि आपके पास सिर्फ काश शब्द बचे, आप कहें कि हाँ आपने मेहनत की, आप ये ना कहें कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। हाँ अगर नहीं होता है तो ये जरूर कह सकते हैं हाँ मैंने मेहनत तो की थी, लेकिन नहीं हुआ, वो मेरा नसीब था, मेरा अलग वाली बात है, लेकिन आपने मेहनत की थी। आप इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पर रहना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। तो विधि की शासन की जो संकल्पना है वो आपके ब्रिटेन से ली है हमने। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन इज 34 नंबर का है। इसका देखिए क्या, परमाणु संख्या जेड एवं द्रव्यमान संख्या ए के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो आपका आंसर आपका यहाँ पर जेड हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा समझाऊं अगर, तो आपको पता है जो परमाणु होते हैं इनके एटम में होते हैं, उनके न्यूक्लियस में आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या आपका जो यहाँ पर जो प्रोटॉन की संख्या दी गई है यानी कि जेड है,
और आपकी जो है ना न्यूट्रॉन, आपको पता है कि ए माइनस जेड से हम जो न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं, फिलहाल कुछ ऐसा ही है। तो आंसर आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट था मुझे भी, अगर आपको डाउट है तो देख लीजिएगा। हाँ, इसमें मुझे डाउट था लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन है उसका आंसर यही दिया गया था, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, पढ़िए इसको, अच्छे से आंसर दीजिए। और मैं यही भी बताना चाहूंगी कि अगर एक आप पूरे 50 क्वेश्चन जब लगा लेते हैं तो अपना स्कोर भी चेक करते रहें कि आपने 50 में कितने सही किए हैं, क्या 15, 20, 30, आपने जो भी स्कोर किया हुआ है वो भी कमेंट में बता सकते हैं। क्या होता है कि मतलब ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपने इतने क्वेश्चन में से इतने सही कर लिए हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो आप कोशिश करेंगे कि आपने किस पे कमी की है, कहाँ कमी रह गई है ना, तो उनको आप अच्छे से दोबारा से उसको कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर सॉरी कंप्यूटर पढ़ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है, उपाय जो है ना वो नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। ओके, तो पहले आप इसको छोड़ दीजिए, आप ये बताइए ऐसा कौन सा उपाय है जो आप करेंगे और आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। कैसे आ सकता है? आपके पास आप फोन मान लीजिए, आप क्या ऐसा करेंगे कि आपके फोन में जो है ना वो वायरस आ जाएगा। ठीक है, पहला तो अगर आपने कोई मतलब अनाप शनाप जो ना गेम डाउनलोड कर लिया तब आ सकता है। कोई आपने फोटो अपने दोस्त ने आपकी मतलब ऐसे ही कोई रैंडमली फोटो उठाई आपको शेयर कर दी, हो सकता है कोई फाइल शेयर कर दी, तो उससे भी आपका जो फोन है या फिर कंप्यूटर है उसमें आपको जो है ना वो संक्रमित या वायरस जो है ना उसमें आ सकता है। देखिए, अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संगीत साझा कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर फाइलें या फिर चित्रों को साझा कर रहे हैं, तो इससे भी इन जो फाइलों के थ्रू आपके जो कंप्यूटर है उसमें वायरस आ सकता है। तो ये तो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, देखिए फ्लैश और पीडीएफ सक्रिय फाइलें खोलना। अगर आप फोन में अपने कंप्यूटर में आपने जो पीडीएफ पढ़ा था उसको आपने ऑन किया हुआ है, तो क्या आप जो है ना उसको बना रहे हैं, ओन गया है, तो क्या उससे आपका कंप्यूटर संक्रमित हो जाएगा? भाई पीडीएफ तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, उससे कैसे संक्रमित होगा? तो ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, स्पैम ईमेल या फिर ईमेल संलग्न खोलना। देखिए, आपके फोन में कोई स्पैम कॉल आ रही है, कोई स्पैम ईमेल आ रहा है, स्पैम मैसेज आ रहा है, स्पैम तो समझते हैं ना, मतलब आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, इलीगल है, तो अगर वो आप खोलेंगे ना तो उससे वायरस आपके फोन में या फिर लैपटॉप में कंप्यूटर में आ सकता है। तो ये तो हो गया, हाँ ये भी आपको जो है ना कंप्यूटर को संक्रमित करेगा। नेक्स्ट है निःशुल्क खेल यानी गेम वगैरह, है ना, टूल बार, मीडिया प्लेयर या फिर अन्य प्रणाली उपयोगकर्ताओं को डाउनलोड करेंगे। आजकल तो ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, मतलब पैसे कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, अच्छे नए नए गेम खेलते हैं ना, उन्हें पैसा लगा देते हैं, पता नहीं होता कि इनके इनमें सॉफ्टवेयर में क्या होगा, और कहीं ना कहीं वो अपना डाटा सारा अंदर अंदर चुरा के चले जा रहे हैं। तो ऐसा ना करें, अगर ऐसा करेंगे तो आपके जो कंप्यूटर है, लैपटॉप या फिर फोन में आपके जो है ना वहां पर वायरस आ सकता है, तो ये भी संक्रमित करेगा। पूछा क्या गया है कि आप अब इसको देखिए यहाँ पर क्या ना करें आप, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, देखो ये करेंगे तब भी संक्रमित होगा, सी वाला स्पैम या मेल खोलेंगे तब भी होगा, और आप निःशुल्क कोई गेम डाउनलोड करेंगे तब भी जो है ना कंप्यूटर संक्रमित होगा। तो क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको फ्लैश और पीडीएफ सक्रिय फाइलें अगर जो है ना वो आप मतलब एक वायरस कर सकता है, तो यहाँ पर देखिए, अच्छा फ्लैश या पीडीएफ अगर आप सक्रिय, अच्छा आप एक एपी करके फाइल आती है ना पीडीएफ की, अगर वो खोलेंगे तब भी उसमें आपका क्या हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है वायरस वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप अगर इसको समझे हैं तो। क्वेश्चन समझना भी बहुत जरूरी था इसका। ठीक है, अगला देखेंगे हम क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझा करें, जहां पर ना लगा होता है ना वहां पर बहुत दिक्कत हो जाती है समझने में, तो आप समझ लिया करें। क्या है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम कब आया था? तो पहली बार जो कारखाना अधिनियम आया था, इसकी डेट याद रखना हमेशा, 1881 में सबसे पहले कारखाना अधिनियम आपका आया हुआ था। ओके, 1881, 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट था, कुछ भी आपको समझाने वाला तो था नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा की एक इकाई नहीं है, तो ऊष्मीय ऊर्जा की आपकी इकाई जो है ना वो कैलोरी होती है, वॉट सेकेंड होती है, जूल होती है, लेकिन किलो वॉट नहीं होती। ऊष्मीय ऊर्जा की जो आपकी इकाई है ना वो कैलोरी भी है, वॉट सेकेंड भी है, जूल भी है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो है ना वो किलो वॉट नहीं होगी। ऊष्मीय ऊर्जा वो होती है जैसे कि ऊष्मीय ऊर्जा से क्या होता है, आपने आ, मतलब कोई ऊष्मा टेम्परेचर कोई बना रहे हैं ना, वहां पर ऊष्मा है, ताप है, और ताप से किसी चीज को चला रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, तो वहां पर ऊष्मीय ऊर्जा काम करती है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी इसकी यूनिट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 35 नंबर का। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था? स्वर्ण सिंह समिति के जो है ना वो किस लिए बनी थी, तो इस जो है ना 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट
अमेंडमेंट जो है ना वो 1976 में जो वाला हुआ था ना, तो वो इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। आपको पता है जब 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में जो हुआ था, वो आपका इंदिरा गांधी के टाइम में ही हुआ था। तो आप ऐसे स्वर्ण सिंह समिति को याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन इज हियर 36 नंबर का। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। तो ये तो आपको पता होना, चंद्रगुप्त ने जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, किसने सहायता की थी? तो कौटिल्य, इनको चाणक्य भी कहते हैं, इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस यानी कि प्रमुख पुस्तक है, उसका नाम क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? वो अर्थशास्त्र है। किसकी है? कौटिल्य की है। कौटिल्य वही है जिनको चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना करने में मदद की थी। ओके, तो दिस इज क्लियर। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ना वो आपकी कालिदास की है, कालिदास की। और जो आपका मनुस्मृति है ना, ये मनु द्वारा लिखी गई है। ओके, तो दिस इज क्लियर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन we can see, so answer question is here। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति डैश के पास होती है। जो राज्य में कार्यपालिका काम करती है उसकी जो शक्ति होती है वो आपके राज्यपाल के पास होती है। आपको पता होना चाहिए राज्यपाल जो है ना उसकी कार्यपालिका शक्ति इनके पास में, इनके हाथ में होती है। ठीक है, बल्कि जो वहां की मंत्रिमंडल होती है उनके पास ही होती है, मतलब उनकी इच्छा पर ये काम करते हैं, पूरी तरह से इनके हाथ में नहीं होती। लेकिन कहता है ऐसा ही है कि राज्यपाल के हाथ में होती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह पर ही काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्यों में भी काम चलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर, थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि कब सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद में कौन सा, फिर उसके बाद में कौन सा आया हुआ है। तो देखते हैं क्या है। नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता। तो मैं पहले आपको थोड़ा समझाना चाहूंगी ताकि आप आंसर अपने आप दे सके। ठीक है, इसको मिनिमाइज करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ पर साइड में इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, क्या होता है हमारे जो इतिहास है ना, इसको लिखने यानी कि लेखन, जो साक्ष्य मिले हैं ना, उनको लेखन के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लेखन के आधार पर, लेखन कला के आधार पर, के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 3 भागों में। 3, पहला कौन सा आपका हो जाएगा? इसको बोलेंगे हम प्री हिस्ट्री या फिर प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक, ठीक है। आपका दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक, इसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। आद्य ऐतिहासिक। मेरा इसको बताने का बस इतना ही मकसद है कि आपको चीजें कभी भी कंफ्यूजन ना लगे, इनमें चीजें याद रहे आपको। ठीक है, फिर आपका तीसरा हो जाएगा आपका ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक या फिर हिस्टोरिकल। ऐतिहासिक, अगर आपको हिंदी में ना समझ आए तो बता देती हूँ, इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, फिर इसको हम बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, और इसको हम बोलेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, इनको लेखन कला में कैसे डिवाइड किया गया? तो इसको याद रखना, यहाँ जो प्रागैतिहासिक काल है ना, इसको स्टोन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टोन एज। स्टोन एज, इसमें जो है ना कोई भी लिखने के साक्ष्य नहीं मिले, मतलब ऐसा नहीं था लिखने के साक्ष्य मिले और लेखन कला नहीं मिली। इसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक में लिखने के साक्ष्य तो मिले, मतलब क्या था, कोई राइटिंग नहीं थी, बल्कि कुछ हमें मतलब साइन थे, कुछ बना दिया तो उसपे एक, मतलब वो हम पढ़ नहीं पाए, डेस्पर नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। ठीक है, नो साक्ष्य, नो रिटर्न, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, नो, नो रिटर्न, नो रिटर्न साक्ष्य। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न साक्ष्य तो मिले हैं, रिटर्न साक्ष्य तो है, रिटर्न मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, लेकिन हम उसको भी पढ़ नहीं पाए। क्या नहीं कर पाए? पढ़ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। और यहाँ पर जो है ना ऐतिहासिक में रिटर्न साक्ष्य भी मिले हैं और हमने उनको पढ़ भी लिया है। ठीक है, रिटर्न जो है ना हमें
रिटन, साक्ष्य भी, यानी कि इसको हम बोलेंगे मॉन्यूमेंट्स वगैरह, मॉन्यूमेंट्स मिले हैं और इनको हमने पढ़ भी लिया है, फाइनली डेस्क पर कर लिया, पढ़ लिया है। जो आपके लोह युग है ना, लोह युग, इनकी वैदिक सभ्यता, ये सारे उसी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम देखते हैं, जो आपका प्रागैतिहासिक काल है ना, फाइनली इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। किसको? इसको, प्रागैतिहासिक काल को। इसको हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक है, यहाँ 5 भागों में डिवाइड है, तो वो कौन कौन से हैं? तो एक आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, आपका पहला हो जाएगा आपका पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। दूसरा आपका हो जाएगा, ये पहला है, दूसरा आपका हो जाएगा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा आपका? नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ओके, फिर आपका फोर्थ क्या हो जाना है? तो वो आपका हो जाएगा, इसको बोलेंगे ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, और फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका लोह युग। ठीक है, लोह युग। ये लिखने के आधार पर था। और जो प्रागैतिक था, जिसको स्टोन एज भी कहते हैं, स्टोन एज, इसको याद रखना, इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, आपका ताम्र पाषाण काल और लोह युग हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए, इसको देखिए, आप पहले क्या आ जाएगा? तो पुरा पाषाण काल, फिर आएगा मध्य पाषाण काल, फिर आएगा नव पाषाण काल। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, और जो ताम्र पाषाण काल है ना, ये आपका हो जाएगा हड़प्पा। इसके, इसमें 3 स्टेज आती हैं, इसमें भी 3 स्टेज आती हैं। एक आपका हो जाएगा प्री हड़प्पा, प्री हड़प्पा, ठीक है, पूर्व हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा क्योंकि कांस्य युग, ये कांस्य युग तांबा यही तो मिला था। और आपका हो जाएगा उत्तर हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा। तो आप देखिए, और ये जो पूरा पाषाण का, ये भी 3 भागों में डिवाइड है, आपका 3 भागों में डिवाइड है। कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तर पूरा पाषाण काल, नहीं पूर्व, या निम्न बोलिए, इसको निम्न बोला गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न, निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल आपका हो जाएगा उत्तर पूरा पाषाण, उत्तर पूरा पाषाण काल। तो फाइनली इसको देखिए, पहले आएगा आपको पूरा पाषाण काल, किसमें पहले है? तो इसमें तो है नहीं, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो पूरा पाषाण काल दोनों। उसके बाद क्या आ जाएगा? मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसमें नव पाषाण काल, तो ये भी नहीं होगा। आप देखिए, पूरा पाषाण काल, फिर आपका मध्य पाषाण काल ये वाला आ जाएगा, फिर आपका नव पाषाण काल ये वाला आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता, जो कि आपके ताम्र पाषाण काल में ही आपकी हड़प्पा सभ्यता आती है। तो यही तो आएगी। तो यहाँ पर क्या हमारा आंसर हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाने वाला है बी, बिल्कुल सही। तो आप देख लीजिए अच्छे से, लेखन कला के आधार पर हमने 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्रागैतिहासिक, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड आपकी हिस्टोरिक एज हो जाएगा। जो प्री हिस्ट्री है ना, इसमें आपके लिखने के साक्ष्य जो है ना, वो नहीं मिले हैं, मतलब कोई साक्ष्य नहीं थी उसमें, आइस एज हुआ करता था। फिर आपका जो आदि इतिहास, इनकी प्रोटो हिस्ट्री है ना, इसमें लिखने के तो साक्ष्य मिले, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में लिखने के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता को हम आज तक पढ़ नहीं पाए, उसको डेस्पर नहीं कर पाए हैं, तो हमने इसमें रख दिया उसको। जो ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री है ना, इसमें हमारा आ जाएगा लोह युग, और बाकी जो भी हमारे जो मतलब 16 महाजनपद थे, वो सारे इसमें आ जाएंगे, कि हमने उसको लिखने के साक्ष्य भी मिले हैं, वेद वगैरह, और हमने उनको पढ़ भी लिया है। फाइनली जो हमारा स्टोन एज होता है, जिसको प्रागैतिक काल ही बोला गया है, अब ये जो है ना साक्ष्य जो मिले हैं, साक्ष्य मतलब जो भी मॉन्यूमेंट वगैरह मिले हैं ना, उनके आधार पर हमने इसको 5 भागों में डिवाइड किया है। 5 भागों में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और हमारा हो जाएगा ताम्र और लोहा। यहाँ पर पूरा ये पाषाण काल में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमारे पत्थर के औजार हुआ करते थे, पूरा मतलब पुराना, और पत्थर मतलब पत्थर, तो पत्थर के औजार मिले थे, कहीं पर बहुत बड़े मिले थे, तो जो पूरा पाषाण काल हो जाएगा। जो थोड़े से छोटे हुए थे, वो मीजोलिथिक में हो जाएंगे, और आपके बहुत ही शार्प हो गए थे इनकी नोक वाले, तो वो आपके हो जाएंगे नव पाषाण काल में। फाइनली ताम्र पाषाण काल में आपके तांबे के बर्तन मिले थे, उसके बाद में हमें कांसे के, क्योंकि कांच, जो कांसा बना था वो तांबे और कांच को मिलाकर ही बना था, फिर वही हमारा हड़प्पा सभ्यता में आ जाएगा। और फाइनली हड़प्पा सभ्यता में लोहा की खोज जो है ना, वो नहीं हुई थी, कांसा बहुत यूज हुआ था, और लोह युग वही हमारा है, जब हमारे वैदिक एज में फाइनली जो आर्यंस आएंगे, वो लोहे की खोज करेंगे, तभी वो उन्होंने सरवाइव वहां पर कर पाए। क्योंकि लोहा अगर नहीं, क्योंकि लोहो से क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, कटाई छटाई पेड़ों की, या फिर अपनी झोपड़ी बनाने में उन्होंने मजबूती से काम किया था, तो वो हमारे आर्यंस ने लोह युग कहलाए थे, जब आर्यंस आए थे। तो इसका तो आंसर आपको क्लियर हो जाना चाहिए पूरी तरह से। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन 39 नंबर का है, जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा।
निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? ध्वनि तरंगें मैंने अभी बताई हैं कि ठोस में बहुत तेज चलती हैं, सबसे तेज किसमें चलती हैं? तो ठोस में फिर उसके बाद में आपकी चलेंगी द्रव में, फिर आपकी सबसे कम गैस में चलती हैं। तो इन्होंने बोला कि कौन सा तरंगों का अभिलक्षण नहीं है? तो प्रगामी, हाँ प्रगामी होती हैं, यांत्रिक भी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगें ये नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप नहीं है? ठोस अपशिष्ट का जो है ना वो देखिए, कोई ठोस है, अपशिष्ट मतलब बहुत ही मतलब अपशिष्ट मतलब क्या है? कूड़ा कबाड़ होगा जो कि जैविक रूप से उसका अपघटन हो जाए, उसका डिकम्पोजिशन हो जाए, मतलब वो जल्दी से सड़ गल जाए। तो इनमें से क्या जल्दी सड़े गलेगा? क्या कंपोस्ट, टायर, प्लास्टिक, कांच है? तो इनमें सबसे ज्यादा पहले जो गल जाएगा, सड़ जाएगा, जिसको मतलब मिट्टी में मिल जाएगा, वो आपका कंपोस्ट हो जाएगा। ठीक है, कंपोस्ट। यहाँ पर टायर जल्दी जल्दी नहीं गलते हैं, प्लास्टिक तो बहुत जल्दी गलती ही नहीं है, कांच को तो कहना ही अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर एक का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूहों के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता है? कहानी है 1907 की, 1907। 1907 में कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन कहाँ पर हुआ? ये अधिवेशन हुआ आपका आपका हुआ सूरत में, और इसकी अध्यक्षता किसने निभाई? तो अध्यक्षता निभाई रास बिहारी बोस ने। ठीक है, ये कलर आपको विजिबल होगा, दूसरा ले लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। रास बिहारी बोस ने, इसी टाइम में क्या हुआ, गरम दल और नरम दल, कांग्रेस के अंदर ही लोग थे, ये नरम दल और गरम दल में डिवाइड हो गए थे। किसमें? नरम दल में और गरम दल में। एक थे नरम दल और गरम दल। गरम दल में इनका डिवीजन हो गया था। गरम दल ये वही थे जिनको उग्रवादी भी कहते थे, उग्रवादी। गरम दल में जो आते थे वो हमेशा याद रखना, लाल बाल पाल, इतना याद रख लो। क्या थे? लाल बाल और पाल। तो लाल मतलब लाला लाजपत राय थे। ठीक है, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, और आपके विपिन चंद्र पॉल थे। ये तो आपके गरम दल के थे। तो यहाँ पर देखो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। लाला लाजपत राय तो ये गरम दल के हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले तो ये इनका छोड़ दीजिए, बाल गंगाधर तिलक बाल तो ये भी गरम दल के हो गए, विपिन चंद्र पॉल पॉल ये भी आपके हो जाएंगे। तो आपके किसके हो जाएंगे? तो गरम दल के। तो बचा क्या? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जिन्होंने 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, नरम दल के नेता थे, नरम दल में जिसने भाग लिया था वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ठीक है, और फाइनली जो नरम दल गरम दल आपका डिवीजन हुआ था 1907 में, ये 1916 में जब आपका होम रूल लीग आया एनी बेसेंट का, तो ये दोनों को एक कर लिया गया था, मतलब दोनों आपस में मिल गए थे। 1916 में गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए थे। ठीक है, तो इनको याद रखना। 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सूरत में अधिवेशन हुआ था, और अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। इसी टाइम में इन दोनों का डिवीजन हो गया था, नरम दल में और गरम दल में। गरम दल वही थे जो उग्रवादी कहते थे। इनके जो नेता थे वो लाल बालपाल, इनके लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और आपके हो जाएंगे बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है, नरम दल के आपके हो जाएंगे ये वाले, नरम दल के गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन 42 नंबर का है, क्या हो जाएगा इसका? निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस जो गैस होती है, ये जो भी गैस आपके ग्लोबल टेम्परेचर, इनकी जो आपकी वैश्विक तापन को बढ़ाएगा, ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, तो उसको हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग, या फिर कहेंगे ग्रीन हाउस गैस। तो कौन कौन सी बढ़ाती है? आपको तो CO2 बढ़ाती है, यानी कि हाँ मीथेन बढ़ाती है, आर्गन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बढ़ाती है, आपकी नाइट्रोजन एंटो बढ़ाती है, और मीथेन CH3। इसके अलावा मीथेन भी, जो मीथेन होती है, ये सारी गैसें ना आपकी जो है ना वो ग्लोबल वार्मिंग को ग्रीन हाउस गैस में आएंगी, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग को जो है ना वो इंक्रीज कर देती है। लेकिन आर्गन जो है ना वो आपकी इंक्रीज नहीं करती, तो ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। यहाँ पर हो जाएगा आपका, यही पूछा गया कौन सी नहीं है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है ना, उत्पादकता, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर सब्सिडी पर कोई खाद ही दे रही है, खाद मतलब जो फर्टिलाइजर दे रही है सरकार,
तो क्या करेंगे, जो किसान उसको खरीदेंगे और खेत में लगाएँगे, ताकि उनकी जो उपज है ना, मतलब जो उपज है ना फसल की प्रोडक्टिविटी, तो वो बढ़ जाएगी, उत्पादकता बढ़ेगी, तो ये तो ठीक है। तकनीक को बढ़ावा मिलता है कि नई-नई जो फर्टिलाइज़र होती हैं, तो अलग-अलग टाइप से आप फसल उगाते हैं, उनमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, तकनीक भी बढ़कर आ रही है सामने। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। निर्यात को बढ़ावा, जो आप जब आपने फर्टिलाइज़र डाला फसल में, तो बहुत ज़्यादा उपज निकल कर आई, तो क्या करेंगे आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करेंगे, इनको निर्यात करेंगे, तो ये भी इसका फ़ायदा होगा। किसानों का लाभ, हाँ, ओवरऑल किसानों को लाभ होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44 नंबर का है। आई थिंक दिस इज़ सेकंड लास्ट क्वेश्चन। संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ होता है? तो अगर राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति पर ही होता है, अगर उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, तो उन पर जो है ना, वो शुरुआत होगी इम्पीचमेंट से, इनकी महाभियोग से स्टार्टिंग हो जाएगी। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिस इज लास्ट क्वेश्चन टुडेज सेशन। क्या है? पराशरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परासरण मतलब होता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है। यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए, तो विलायक के अणु इस झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित करेंगे। हाँ, वो तो करेंगे ही। विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम पराशरण कहलाती है? नहीं। इसका आंसर सिर्फ बी पहला होना चाहिए, ए बिल्कुल सही, क्योंकि क्या होता है पराशरण, मतलब क्या होता है, चीजों का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। जब बहुत कोई थिक चीज ले लिया, आपने गाढ़ा पदार्थ ले लिया और एक जगह पतला पदार्थ ले लिया, जो पतला होगा ना, वो गाढ़े की तरफ जाता है, ऐसा ही मोस्टली होता है। लेकिन इसने बोला कि अर्ध पारगम्य, मतलब क्या है, जैसे कि आप प्याज लीजिए, प्याज के अंदर जो एक झिल्ली से होती है, ऐसे मान लीजिए अर्धपारगम्य सेमी पेरिवेल, पेरिवेल, ठीक है, मतलब झिल्ली से होती है, दिखाई देता है इधर से उधर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक विलायक, आपने एक साइड पानी ले लिया, एक साइड चीनी, मतलब कोई घोल ले लिया, तो ये क्या होगा, विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाती है, तो विलायक के अणु इस झिल्ली, बिल्कुल जो ये पतला वाला होगा वो दूसरी साइड निकल जाएगा। तो मतलब ये तब तक एक साइड होता रहेगा, तब तक दोनों साइड बराबर चीजें ना हो जाए। तो इन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल प्रवाहित होता है, लेकिन ये प्रतिलोम नहीं, इसको हम मतलब पराशर ही कहते हैं, तो प्रतिलोम नहीं होता है, ठीक है। हाँ, आंसर जो है ना बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो दिस इज ऑल टुडे गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और क्लास अगर लेते हैं, लास्ट तक लेते हैं, तो बताया करें कि आपने कितने क्वेश्चन को ठीक किया हुआ है ना? कितने आपने, जैसे 50 क्वेश्चन में 45 हुए हैं, तो उनमें कितने आपने सही कर लिए हैं। तो उस कमेंट में बताया करें कि हाँ, आपने 50 में से या 45 में से इतने-इतने आपके ठीक हुए हैं, और किसमें आपको डाउट रहा है कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, किस वजह से समझ नहीं है, वो भी हमें कमेंट बताया करें। मैं नेक्स्ट डे क्या करूँगी, कोशिश करूँगी कि उसको अपनी साइड से मतलब उसको दोबारा से समझाऊँ। क्योंकि आप कमेंट्स में करेंगे नहीं, बताएँगे नहीं कि क्या दिक्कत क्या है, तो मैं समझाऊँगी कहाँ से। मुझे तो अपनी साइड से मैं क्लियर कर रही हूँ कि हाँ, मैंने क्लियर कर दिया है। लेकिन आप कमेंट्स से बताएँगे कि हाँ, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। तो आज का सेशन हमारा हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से किया होगा, और आपकी जो तैयारी है ना, वो अच्छे से चल रही होगी, और आप लोग भी वेल एंड हेल्दी होंगे। मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि आप जो है ना, मतलब मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं अच्छा करूँ, तो आप भी अपनी साइड से अच्छा करें और हमें बताया करें कि आपका कितना अच्छा स्कोर रहता है, और अपनी कोशिश जारी रखें। और बाकी इसके अलावा बताना चाहूँगी, अगर आपको कोर्स चाहिए है, हमारे टीचर्स का आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो क्या हमारा एक एप्लीकेशन है सीडी क्लासेस करके, तो सीडी क्लासेस से आप जब प्ले स्टोर पे जाएँगे, तो वहाँ पर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। फिर आप लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे जो भी कोर्स लॉन्च हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट होगा आपका, क्योंकि बहुत ही चीप प्राइस पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको नोट्स भी मिलेंगे, है ना? रिकॉर्डेड लेक्चर, इनके अगर आपने लाइव नहीं ले सकते हैं, तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएँगे। मॉक टेस्ट मिल जाएँगे बहुत सारे, जो कि अच्छे लेवल पे बनाए गए हैं यार, मतलब काफ़ी बढ़िया बनाए गए हैं। तो वहाँ पर आप अच्छे से उनको मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, क्योंकि मोस्ट मॉक जो टेस्ट होते हैं ना, ये अपनी रिवीजन को मतलब काफ़ी मस्त बनाते हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि अपने चीज़ को चेक करना कि आप कहाँ पर अभी रिलाई कर रहे हैं, कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, कितना आपने कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट को देना। तो दिस इज़ ऑल टुडे। मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप वहाँ पर आप एक बार एनरोल करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब हो सकता है आपको कोई कोर्स अच्छा लग जाए, तो वहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज़, दिस इज़ ऑल, और मैं क्या ही बोलूँ। कभी थक गई हूँ पढ़ाते-पढ़ाते, काफ़ी बार से पढ़ाना हो जाता है। तो मुझे पता है कि आप लोग भी थक जाते होंगे। फिलहाल आप तो इसको इस काम भी कर सकते हैं ना, रोक के दोबारा पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये तो ना कंटिन्यू करना होता है। तो थैंक यू गाइज़, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।